उठो लड़की, बाहर आओ, दादा जान का हुक्म है। दरवाजे पर खड़ी सनम ने इसे हुक्म सुनाया था, लेकिन नमाज में मशगूल होने की वजह से वह उसे जवाब नहीं दे पाई, जिस पर सनम को स्टोर रूम के अंदर आना पड़ा था। इसने एक नजर इसके चेहरे को देखा था। इसकी खूबसूरती इसे अंदर तक जला रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सा नूर था जो सनम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर आलम का दिल इस पर आ गया तो, अगर आलम बहक गया तो वह खूबसूरती की जीती जागती मिसाल थी, और ऊपर से इसकी मासूमियत किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। जिस तरह से आज सुबह तुराब अदा का इसने नोट किया था कि तुराब का अंदाज और इसे यही लगा था कि तुराब पर इसकी खूबसूरती का जादू चल गया है। वो आलम के साथ इतनी फ्री नहीं थी कि इसे ये बात बता पाती, वरना वो इसे जरूर बता देती कि इसके जाने के बाद वो इसके भाई पर भी नजर रखे हुए है। कितनी चालाक लड़की थी। पहले रोहान अदा को फंसा कर मरवा दिया, फिर आलम से निकाह कर लिया, और अब तुराब अदा पर भी इसकी नजर थी। इसका दिल चाहा कि वो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दे, या इसके चेहरे का नूर, या इसके चेहरे का नोच कर इसकी खूबसूरती को मिटा दे। वो नमाज से फारग हुई तो इसे खुद को घूरते हुए पाया। इसे अंदाजा नहीं था कि वो हुक्म सुनाने के बाद भी यहीं पर रुकी रहेगी। इसे दुआ मांगे बगैर ही उठना पड़ा था। दुआ मांग लो, बल्कि ऐसा करो कि अपने गुनाहों की माफी मांग लो, ताकि तुम्हें माफी मिल जाए और तुम जल्दी यहाँ से दफा हो सको। वो अपने दिल का गुबार इस पर जाहिर करने लगी थी। बल्कि ऐसा करो कि आलम से माफी मांगो, या दादा जान के पैर पकड़कर इनसे माफी मांगो, ताकि वो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से फारग कर दे। वो बेहद गुस्से से बोली थी। वो चाहती थी कि ये या तो ये लड़की मर जाए या फिर यहाँ से दफा हो जाए, क्योंकि उसका हुस्न बर्दाश्त करना अब सनम के बस से बाहर था। अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे माफ करने वाला मेरा अल्लाह है। कोई इंसान मुझे माफ नहीं कर सकता। और जहां तक इस हवेली के लोगों की बात है, तो इन लोगों ने तो आंखें बंद करके रखी हैं। इनसे माफी मांगने का भला क्या फायदा। इसके अल्फाज ने तेल का काम किया था, तो सीधा सामने वाले के दिल पर लगा था। लेकिन हार बर्दाश्त करना इस हवेली के लोगों के बस में नहीं था। तभी तो अगले ही लम्हे वो इस बात का जवाब थप्पड़ की सूरत में दे चुकी थी, जिससे इसके सर पर बंदे नमाज के अंदाज में दुपट्टा खुल चुका था। मुझसे जबान लगाओ कि वो थप्पड़ मारते हुए सवाल कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम इस तरह इस घर के लोगों को अंधा कह रही हो? जलील लड़की, अपने करतूत नजर नहीं आए? न जाने कितने आशिकों को पीछे लगा कर रखा है तुमने, और हमसे मुकाबला करती हो। वो दर बदर थप्पड़ मारती इसका चेहरा सुजा चुकी थी। क्या हो रहा है सनम यहाँ? ये तुम क्या कर रही हो? नरजस बेगम तेजी से आवाज सुनती यहाँ तक आई थी, जबकि पीछे ही नसरीन बेगम भी आई थी। अम्मी, ये लड़की मेरा मुकाबला कर रही है। ये अपने आप को मुझसे बेहतर कह रही है। अम्मी, ये मुझे अपनी तरह समझती है, अपनी तरह नीच और झूठी जात। ये मुझे गाली दे रही थी। अम्मी, ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, मेरे घर वालों को गाली दे रही थी। ये कह रही थी कि दादाजान का हुक्म नहीं मानती। आप क्या कह रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए। दानी ने इस लड़की के झूठ पर सदमे की कैफियत में इसे देखते हुए बोली थी, लेकिन सामने कौन था जो इसकी सच्चाई पर यकीन करता था? तेरी ये औकात कि तू मेरी बेटी को गाली दे? तेरी ये औकात कि तू मेरी बेटी पर इल्जाम लगाए? मेरी बेटी तेरी तरह आशिक लेकर नहीं घूमती, और न ही दर पर अपने महबूब उठाकर रखे हुए हैं। सामने खड़ी औरत इसकी रूह को घायल करती इसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर रही थी, लेकिन इसे दर्द थप्पड़ों से नहीं, इन अल्फाज से हो रहा था जो इसकी जात पर उठाए जा रहे थे। अल्लाह अगर इम्तिहान रखा ही था तो इज्जत को तो महफूज रखता। क्यों इन लोगों के दर पर आ पटका जो बात बात पर रूह तक को बेआबरू कर देते हैं। इसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो पूरे ध्यान से सामने टीचर को देख रही थी। इसका तकरीबन 1 से ज्यादा महीना ज़ाया हो चुका था, जिसकी वजह इन लोगों ने रोहान की मौत बताई थी, जिसके बाद टीचर्स इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। सुंदस नामी लड़की को इसके साथ बिठाया गया था, जो काफी ज्यादा लाइक फाइक थी, और सुबह से ही इसके साथ इसकी काफी मदद कर रही थी। वो चुलबुली सी लड़की थोड़ी ही देर में इसकी दोस्त बन चुकी थी। हाँ, लेकिन लाली जितनी अच्छी नहीं। लाली की जगह कोई नहीं ले सकता था, लेकिन ये भी अच्छी थी। और अब वो जब आई थी तो खुद को किसी के हिसाब में महसूस कर रही थी। लग रहा था कोई इसे देख रहा है, लेकिन जब भी वो नजर दुराती दूर दूर तक कोई भी ना होता, सिवाय एक अनजान से एहसास के। जबकि इसका बार बार सुंदर से ये कहना ऐसा लगता है कि कोई इसके आसपास है, जो इसे देख रहा है, इसे सुन रहा है। अपने ऑफिस में बैठे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी कर देता था। आज का दिन इसके लिए बेहद खुशगवार गुजरा था। इसी की क्लास की एक लड़की ने बहुत होशियारी से इसकी यूनिवर्सिटी कार्ड के पीछे एक पेपर चिप लगा दी थी, और अब वो जब भी कोई बात करती तो आप अपने ऑफिस में बैठे बेहद सुकून से इसकी बातें सुनता था। सर, ये आपने उमर का नंबर मंगवाया था? इसका सेक्रेटरी इजाजत मांगते हुए कमरे में आया और एक कार्ड इसके सामने रख दिया। हाँ, और क्या इन्फॉर्मेशन है? वो कार्ड हाथों में लेता नंबर मिलाने लगा। सर, ये नंबर बंद है, क्योंकि उमर तकरीबन 4 दिन पहले ही अमेरिका जा चुका है। तब से ये नंबर बंद है, और उमर के बारे में हमें कोई मालूमात हासिल नहीं हुई। इसका चलता हुआ हाथ रुक गया था। उमर का यूं अचानक गायब हो जाना, वो कैसे जा सकता है? मेरा मतलब है, वो यूं अचानक कैसे गया? इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अमेरिका जा पाता। किसी ने इसकी मदद की है या कुछ और? वो बेचैनी से सवाल कर रहा था। सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जहां तक मुझे पता है, उमर की फैमिली में सिर्फ एक माँ ही थी, जिसका इंतकाल के बाद उमर बहुत अकेला हो चुका था। इसने गांव में मुझे तो अपनी सारी जमीन बेचकर पाकिस्तान छोड़ दिया, और ये बात आलम सब जानते हैं। पिछले दिनों उन्होंने मुझे
पिछले दिनों उन्होंने मुझे उमर के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी और इनकी तो उमर से बात भी हुई थी। उन्होंने उमर को कोई तस्वीर सेंड की थी, जिसके बाद उमर का जवाब सुनकर आलम साहब को बेहद गुस्सा आया था। उन्होंने अपने ऑफिस की एक चीज़ तोड़ डाली थी। सेक्रेटरी ने तफसील से बताया था तो राब ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर इसे भेज दिया था। मतलब साफ था कि उमर ने भी यही कहा था कि दानिन ही वो लड़की है। अब मजीद सबूत तो गवाहों की जरूरत नहीं थी। इसे लगा था कि शायद उमर इसकी उम्मीद पर पूरा उतर कर कह दे कि वो दानी नहीं है, लेकिन ऐसा भी ना हो सका था। शायद वो बहुत ज़्यादा सोचने लगा था, लेकिन वो भी क्या करता, वो लड़की मासूम सी थी। इसे कहीं से भी बदकिरदार या आवारा नहीं लगती थी। देखो लड़की, जैसा कि तुम जानती हो कि हमने तुम्हें मौत से बचाया है, लेकिन इस घर में भी तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी ये सोचना मत। हमने आलम को फोर्स किया है, बल्कि इसे अपनी कसम दी है कि वो तुमसे निकाह करे। हमने आलम को फोर्स किया कि बल्कि इसे अपनी कसम दी कि वो तुमसे निकाह करे, क्योंकि इसका इरादा तुम्हें फांसी दिलवाने का था। हमने तुम्हारी मौत रोक दी, तुम्हें उम्र कैद दे दी, क्योंकि हम अपने पोते के कातल को अपनी आंखों के सामने तरफ तरफ कर मरते हुए देखना चाहते हैं। ये मत सोचना कि इस घर में तुम पर किसी किस्म का कोई रहम किया जाएगा। तुम यहाँ उम्र भर की कैदी हो, जब मर जाओगी तभी यहाँ से निकल पाओगी, और यही तुम्हारी औकात है। तुमने अपने लिए मौत की दुआ मांगो, अब यहाँ से आज़ादी तुम्हें इसी कीमत पर मिलेगी। सामने बैठे बुजुर्ग, जिनकी दहशत से आज भी पूरा गांव कांपता था, इसे देखते हुए जैसे खुदाई का दावा कर रहे थे। दानिन को कम से कम ऐसा ही लगा, इसलिए खामोश न रह सकी। मेरी मौत रोकने वाले आप नहीं हैं जनाब, मेरी मौत रोकने वाला वो है। जिंदगी और मौत का हक सिर्फ इसके पास है। आपने तो फकत इसके इशारे पर अल्फाज अदा किए हैं, और मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ। आज नहीं तो कल आपको भी यकीन आ जाएगा, और ये जो आपने खुदाई के दावे किए हैं ना, धरे तक के धरे रह जाएंगे। अब भी वक्त है, अपने दावे वापस ले लें। इतनी मार खाने के बावजूद भी दानिन की जुबान अपने हक में बोलने के लिए तैयार थी, और बेगुनाह थी तो क्यों मुंह बंद करके ये सितम सहती रहती। लेकिन इसकी चलती जुबान ने नरजस बेगम को जैसे फिर से हाथ खोलने हाथ खोलने का मौका दे दिया था। बदजात लड़की, तेरी ये हिम्मत की तू शाह साहब के सामने जुबान चलाए। वो इसके बाल खींचती अगले ही लम्हे से जमीन पर फेंक चुकी थी। सकीना इनके एक इशारा मिलते ही एक लंबी सी छुरी लेकर आई थी, जिसको लाने का मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। यकीनन मार मार कर इसके हाथ दुखने लगे होंगे। इन्हें अपनी तरफ बढ़ते देखकर खौफ की सनसनी सी इसके पूरे जिस्म में लहर बनकर दौड़ी थी, और फिर इनकी हवेली की दीवारें दानिन की चीखों से गूंज उठी। काश तुम अपने रूम के बजाय इस रूम में शिफ्ट हो जाओ, सुंदस ने मुस्कुराकर कहा था। यार ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। मैं अपने अदा से बात करूंगी, अगर मेरा रूम चेंज करवा दिया गया तो हम दोनों एक साथ रहेंगी। वैसे भी वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अजीब तरीके से घूरती है, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो, और मेरी चीजों को भी बिना इजाजत के छूती है। सुंदस के कमरे में आकर स्नेहा मुंह बनाई से बता रही थी। अरे यार, तुमने गुनाह ही तो किया है। बेचारी अकेले कमरे में ऐश कर रही थी, जब चाहती बॉयफ्रेंड को बुला लेती। अब तुम इसके साथ रहोगी तो इसकी मुलाकातों का सिलसिला बंद हो जाएगा। सुंदस ने इसे तफसील से बताया था। क्या मतलब, हॉस्टल में ये सब कुछ भी होता है? इसकी तो आंखें फटकर बाहर आने को थी। डार्लिंग, ये कुछ भी नहीं है, हॉस्टल में बहुत कुछ होता है। यहाँ कुछ लड़कियों ने पूरा हॉस्टल बदनाम करके रखा है। तुम बस एक बात याद रखना, हर किसी को अपने साथ फ्री होने मत देना। खासकर ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। यहाँ हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है। तुम बस अपने अदा से बात करके अपना कमरा चेंज करवा लो। वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसने पहले भी अपने रूममेट पर गलत इल्जाम लगाकर इसे हॉस्टल से निकलवा दिया था। तुम नहीं जानती, वो बहुत ज्यादा चालाक लड़की है। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कोई भी हद पार कर देती है। आधी आधी रात को हॉस्टल से गायब हो जाती है, कभी कभी तो दो दो दिन वापस भी नहीं आती। वार्डन भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। एक बार तो इसकी फैमिली को शिकायत भी लगा दी, लेकिन इसकी फैमिली में सिर्फ इसका बाप है जो यहाँ नहीं, अपने दूसरी बीवी और बच्चों के साथ होता है। इसके पास अपनी बेटी के लिए इतना टाइम भी नहीं है कि वो उसकी ठीक से तरबियत ही कर देता। हॉस्टल्स के हॉस्टल्स के आसरू पर पड़ी औलादें ऐसी ही होती हैं। अब तो यूनी कि कोई भी लड़की से पंगा नहीं लेती, क्योंकि ये इसे इल्जाम लगाती है कि ये ऐसे ऐसे इल्जाम लगाती है कि तौबा। इसके सामने डरने या दबने की जरूरत नहीं है। सुंदर से बात की गहराई समझा रही थी, क्योंकि एक बात तो वो समझ चुकी थी कि स्नेहा जिस माहौल में पली बड़ी है, वहाँ इन सब बातों का मतलब समझना इतना आसान हरगिज नहीं है। इसे कोई भी बात समझाने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। इस वक्त भी वो हॉस्टल में अपने कमरा छोड़कर इसके कमरे में आ गई थी, क्योंकि वहां मौजूद अरूसा नामी लड़की से अजीब नजर से घूरती थी। एक दो बार मुहातब करते हुए भी इसका लहजा इतना सर्द और तल्ख था कि स्नेहा से बात भी ना हो सकी थी। लेकिन 5 कमरे छोड़कर ही आगे सुंदर और इसकी दूसरी क्लास फेलो का रूम था। वो भी यहाँ हॉस्टल में ही रह रही थी। हॉस्टल के हर रूम में 2 लड़कियां थी, या किसी में 3। इसे जो रूम दिया गया था, इसमें इसके साथ एक अरूसा नामी लड़की थी, यूनिवर्सिटी के 4th ईयर में थी। लेकिन ये लड़की बहुत अजीब थी। स्नेहा इसकी नजरों से अंदाजा लगा चुकी थी कि इसका इस रूम में आना इसे हरगिज पसंद नहीं आया है। और अब जो इंकशाफ सुंदर ने इसके बारे में किए थे, इसके बाद तो और भी ज्यादा खौफजदा इसके बाद तो वो इससे और भी ज्यादा खौफजदा हो गई थी, और अब इसे सुंदर की बातें भी ठीक लग रही थी। थोड़ी देर मजीद सुंदर के साथ गुजारकर वो कमरे में आई तो वो लड़की इसके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? वो तेजी से कमरे में दाखिल होती इसके सर पर आ पहुंची थी। तुम्हारा बैग बहुत खूबसूरत है, देख रही थी। कहाँ से लिया? मैं भी ऐसा ही लूंगी। वो इसके बैग को बड़ी चाहत से देखते हुए बोली थी। ये मेरे बाबा इटली से लाए थे मेरे लिए। वो अपना बैग इसके हाथों से लेती अपना सामान जो बेड पर बिखरा हुआ था बीच में डालते हुए काफी सख्ती से बोली थी। शायद इस लड़की ने इसे जरूरत से ज्यादा कमजोर समझ लिया था। अगर वो इस तरह किसी से बात नहीं करती तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं था कि वो कोई दब्बू सी लड़की थी। इंटरेस्टिंग। और ये मोबाइल का कवर, वो इसके मोबाइल से
इंटरेस्टिंग। और ये मोबाइल का कवर, वो इसके मोबाइल से कवर हटाते हुए अपने मोबाइल पर लगाते हुए बोली थी, यहीं से लिया है, किसी भी शॉप से मिल जाएगा। खैर मैं अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करती। स्नेहा ने लम्हे में इसके हाथ से इसका मोबाइल लेते हुए अपना कवर अलग किया और मोबाइल इसके हाथ में थमा दिया। सुबह तक ये लड़की बहुत डरी और दबी हुई लग रही थी और इस लड़की ने अंदाज लगाया था कि ये काफी बड़ी फैमिली से तलक रखती है, इसलिए तो इसे डरा धमकाकर अपना फायदा करना चाहती थी। हॉस्टल की लड़कियों से वो फायदा तो उठाती ही रहती थी। बस कोई एक बात बस कोई एक बात मिल जाए फिर इसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती थी। लेकिन अब इसके हाथ बड़ी मछली लग चुकी थी और इसे यही लगा था कि वो स्नेहा को भी दबा कर रखेगी, लेकिन यहाँ स्नेहा ने इसे कुछ और ही साबित कर दिया था। आइंदा एहतियात करना, मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, क्योंकि मुझे यह बात हरगिज भी पसंद नहीं है। मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करती और जो मेरी चीजें मैं बिना इजाजत छूता है इसकी शिकायत मैं वार्डन से भी करती हूँ और खुद भी एक्शन ले सकती हूँ। वो अपना बैग उठाई अपने बेड पर रखने वाली थी कि कार्ड अरुषा के बेड पर ही रह गया था। तुम बेकार में गुस्सा हो रही हो, मैं सिर्फ चेक कर रही थी ये तुम्हारे कार्ड के साथ क्या लगा हुआ है। अरुषा इसे मतमीन करती इसका कार्ड देखने लगी थी, जिसके पीछे एक अजीब चीज थी। देखने में तो कागज ही था, लेकिन लग कुछ और ही रहा था। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। कोई इंसान मेरी चीज को छुए मुझे हरगिज नहीं पसंद। वो तेजी से अपना कार्ड इसके हाथ से निकालती हुई अपने बैग में फेंक चुकी थी। मैं सिर्फ देख रही थी, लड़की इतना एटीट्यूड क्यों है तुम में? मैं कौन सा खाने वाली थी तुम्हारी चीजें? तुम्हारे कार्ड पर कुछ लगा हुआ है। मेरी कार्ड है, मेरी चीज है, मैं जब चाहूंगी देख लूंगी। तुम अपने काम से मतलब रखो। स्नेहा इसे सख्ती से कहती बेड पर लेटकर अपना मोबाइल यूज करने लगी थी। हरुषा काफी देर से देखती रही। जब स्नेहा ने इसकी तरफ न देखा और ना ही बात करने की कोशिश की तो पैर पटकती उठकर बाहर निकल गई। गुड जॉब स्नेहा, गुड जॉब स्नेहा, ऐसे ही सबका मुकाबला करो, तुम किसी से नहीं डरती, तुम बहुत बहादुर हो। इसने अपने धड़कते दिल पे हाथ रखते हुए खुद को शाबाशी दी थी। अब जो है जैसा है, रहना तो यहीं पर है और यहीं से कुछ बनकर निकलना है, तो अपने लिए आवाज तो उठानी ही थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो किसी से नहीं डरेगी। स्नेहा तुम बहुत बहादुर हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो खुद को समझा रही थी, जबकि दूसरी बेड पर क्राउन से टेक लगाए, कान से ब्लूटूथ लगाए, इसकी बातों पर वो सिर्फ मुस्कुराए जा रहा था। इस लड़की अरुषा ने तो आज सच में इसके काम की बर्बादी निकाल देनी थी। शहजादी तुम बहुत अक्लमंद हो। इसने मुस्कुराकर लेटते हुए आंखें बंद की थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने एक लम्हे में ही लाइट जलाई, पहली नजर जमीन पर पड़ी, फर्श फर्श बिल्कुल खाली था। वहां कोई भी नहीं था। वो खुद से लड़ लड़ कर आया था, चाहे जो भी हो जाए वो तरस नहीं खाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी निगाह इसे देखने की मुंतजर थी। वो हर तरफ नजर घुमाता कमरे से बाहर निकल आया। सारा घर खाली था, सब लोग अपने अपने कमरे में थे, जबकि सकीना बीबी सारे दरवाजे चेक करते सर्वेंट क्वार्टर जा रही थी। जब आलम ने पुकारा था, अम्मा वो लड़की कहाँ है? इसने इन्हें रोकते हुए सवाल किया था। आलम पापा, वो लड़की स्टोर रूम में है। नरजस बेगम ने इसे आपके कमरे से निकालकर स्टोर रूम में लाया था और कहा था कि वो आइंदा वहीं पर रहेगी। दिन में काफी हंगामा हुआ था। इसने शाह साहब के सामने जुबान चलाई तो नरजस बीबी ने इस पर हाथ उठाया था। बेहोश हो गई थी तो इनके हुक्म पर हम स्टोर रूम में छोड़ आए थे। उन्होंने बिना किसी तमीद की सच्चाई बयान की थी और अब वो गहरी नजरों से आलम के चेहरे को देख रही थी, जहां परेशानी नजर आ रही थी। हैरियत तो है आलम बाबा, अगर आप कहें तो आपके लिए चाय बना दूं। इसकी परेशानी का मतलब उन्होंने चाय की तलब निकाला था। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस लड़की को लेकर अपने कमरे में जा रहा हूँ और सबको बता दीजिएगा कि दादा जान का हुक्म है, जब तक वो इस घर में रहेगी मेरे कमरे में रहेगी। किसी को कोई हक नहीं बनता इसे मेरे कमरे से निकालने का, जब तक मैं खुद ना कहूँ। इसका लहजा सख्त था। सकीना बेगम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। लाली, तुम्हें डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो, वो अपना हाथ सामने करते हुए बोला। जब लाली ने इसके हाथ पर ताली बजाई और ना में सर हिलाया था। अगर मैं नावल पढ़ती हूँ, इसमें हीरोइन को डरते सहमते देखती हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इनकी रूह को अपने अंदर जज़ब कर लेती हूँ। और आपको भी ना नावल के ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। खबरदार जो आपने जबरदस्ती मुझे डराने की कोशिश की। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत नजारा है। हम बादलों को चीर कर आसमानों में उड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है। सो फनी। जकूटा जिन, अब इतनी भी नासक मिजाज नहीं है लाली। लाली बड़े मजे से बोल रही थी जब अचानक ही जहाज को झटका लगा और बहादुर लाली अगले ही लम्हे के सीने में छुप चुकी थी। शेरू, ये क्या हुआ? वो इसके सीने में मुंह छुपाए दबी दबी आवाज में बोली, जबकि अपनी हंसी दबाए शेर ने इसके गिद्ध अपना हिसार बांधा था। ये जहाज ना बहादुर लाली की बहादुरी चेक कर रहा है। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला, क्या मतलब? वो गुस्सा हुई थी? कुछ नहीं हुआ डार्लिंग, वो नरमी से इसके बाल से हिलाते हुए बोला, जबकि माइक में गूंजती पायलट की आवाज माजरत के अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। पास से यार, इस तरह से कौन डरता है? तुम जियार शाह की बीवी हो डार्लिंग, थोड़ा हौसला रखो। इसके कामते वजूद को थामे वो अच्छा खासा परेशान हो चुका था। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है जियार। मुझे लगता है जैसे हम जब तक नीचे पहुंचेंगे ना, तब तक मेरी रूह ऊपर पहुंच जाएगी। वह इसके कॉलर को मुट्ठियों में दबोचती पूरी तरह से कांप रही थी। पहले तो इसने फिर इसे किसी न किसी तरीके से समझा लिया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले लगने वाले झटके ने इसे मजीद डरा दिया था और बहुत कोशिश के बावजूद भी अब वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रात का वक्त था, सारे पैसेंजर तकरीबन सो रहे थे। इसने इसे शीशे वाली सीट दी थी ताकि वो कंफर्टेबल रहे, लेकिन वो क्या कंफर्टेबल होती, इसे तो कांपने से ही फुर्सत नहीं थी। और इसके यूं लरजते वजूद को देखकर सियार ने एक फैसला किया था, इसे
इसने इसका सर अपने सीने से निकालते हुए ऊंचा किया और आहिस्ता से इसके लबों पर अपने लब जमा दिए। इसकी गिरफ्त सख्त थी, वो मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। वो जो पहले ही खौफ से जद पड़ चुकी थी, इसका लफ्ज़ महसूस करते शर्म से शुरू हो गई। एक तो इतने सारे लोगों से भरा हुआ जहाज़ और ऊपर से ज़ियार का ये बेबाक अंदाज़ इसे पूरी तरह से हिलाकर रख गया था। वो किस खौफ से काँप रही थी, ये तो वो भूल ही चुकी थी। अगर तुमने काँपना बंद नहीं किया तो मैं सारा रास्ता ऐसे ही करूँगा, फिर तुम्हें शिकायत होगी। वो उसके होंठों को आज़ादी बख्शते हुए बेहद नरमी से बोला था। इसने नज़रें चुराते हुए इसके सीने पर अपना सर रख दिया। दिल अब भी तेज़ी से धड़क रहा था और हाथ अब भी काँप रहे थे। ये अलग बात थी कि अब ये हालत जहाज़ में बैठने के खौफ से नहीं बल्कि ज़ियाद की कुर्बत की वजह से हुई थी। इसने स्टोर रूम में कदम रखा तो वो चादर बिछाए जमीन पर लेटी हुई थी। वो क्यों इसके मामले में बेबस होता जा रहा था। इस पर जुल्म की इंतहा करनी थी। दादाजान के वादे के मुताबिक इसे बदला लेना था। इसने वादा किया था कि वो बदला लेगा, वो इस लड़की पर किसी किस्म का कोई तरस नहीं खाएगा। इसने इन्हें समझाने की कोशिश की थी कि वो ऐसी नहीं लगती। इसने कहा था कि वो बहुत मासूम सी दिखती है, लेकिन दादाजान का कहना था कि मकान लोग असल में मासूम ही दिखते हैं। लेकिन तुम रहम नहीं खाओगे। जब तक अपने पोते के कातला को आखिरी सांस ना देते हुए देखो, मुझे सुकून नहीं आएगा। और तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने दादा को सुकून दो। तुम्हें मेरे पोते का इंतकाम लेना होगा। दादाजान की कसम याद करते हुए इसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। इसने कसम खाई थी कि चाहे जो भी हो जाए, वो इस पर तरस नहीं खाएगा। अगर इसकी जगह कोई और होती तो शायद वो कभी रहम न करता। लेकिन ये वो लड़की थी जिसे इसने अपनी रूह की गहराइयों से चाहा था, जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके वो अपनी बीवी बनाकर इसे ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहता था। इसका परनूर मासूम सा चेहरा इसे अपनी तरफ माइल करता था। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी जो इसे बेगुनाह साबित कर सकती थी। इसकी सहेली ने कहा था कि वो गुनहगार है। उमर ने कहा था कि वो गुनहगार है। यहाँ तक कि ऑफिस में 20 लोगों ने कहा था कि वो गुनहगार है, लेकिन फिर भी इसका दिल क्यों नहीं मानता था। इसका नाम दानी था और इस लड़की का नाम भी दानी था। इतने सारे इत्तेफाक भला एक साथ कैसे हो सकते हैं? बरेरा ने अपने फ़ोन से अपने पैसे ट्रांसफ़र किए थे और इस बात की गवाही इसकी चाची ने दी थी। बरेरा के मोबाइल से इसका नंबर मिला था। अब इसके बाद और कौन से सबूत चाहिए थे? इस बात का यकीन करने के लिए कि यही वो लड़की है जिसने रोहन को धोखा दिया था। और फिर इसकी अबॉर्शन रिपोर्ट जिस पर साफ-साफ लिखा था कि इसने रोहन के बच्चे को मरवा दिया है। अब कौन से सबूत माँगता था इसका दिल? क्यों यकीन नहीं कर लेता कि यही वो लड़की है जिसने इसे मोहब्बत से नफ़रत करना सिखाया था? इससे खुद से नफ़रत होने लगी थी। क्यों इसे इससे मोहब्बत हुई थी? इसके बस में होता तो वो अपने दिल को सीने से निकाल कर फेंक देता, जिसमें ये लड़की इस तरह से बसने लगी थी कि अब निकलने का नाम भी नहीं ले रही थी। वो आगे बढ़ते इसके कंधे पर हाथ रखे इसे जगाने लगा, लेकिन वो जागती तो तब जब वो होश में होती। सुनो लड़की, ये ड्रामे किसी और के सामने करना, ये ड्रामे मुझ पर नहीं चलेंगे। वो इसके बाजू को हिलाता जबरदस्ती उठाने लगा। जब इसके जिस्म की हदत महसूस करते हुए परेशानी से इसका माथा छुआ था। बुखार की शिद्दत से इसका चेहरा हद सुर्ख हो रहा था और चेहरे पर मौजूद तमाचू के निशान अलग ही कहानी पेश कर रहे थे। आलम ने लम्हे की देर न करते हुए इसे अपनी बाहों में उठाया था। इस वक्त वो भूल चुका था कि वो इससे नफरत करना चाहता है। इसे बस इतना पता था कि इसकी हालत बेहद खराब है। वो इसके नाजुक वजूद को उठाए कमरे में लाया और इसे अपने बेड पर लेटाया था। इसका टेम्परेचर चेक करते हुए इसने किचन से ठंडा पानी लाया और इसके माथे पर पट्टियां रखने लगा था। इसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। यकीनन इसने वो ट्यूब इस्तेमाल नहीं की थी जो आलम इसके लिए लेकर आया था। आगे पीछे ध्यान देखते हुए इसने सामने टेबल के नीचे पड़ी ट्यूब को देखा और उठाकर इसके जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया। इसके बाजू पर लकीरों जैसे निशान देखकर इसने इसकी आस्तीन से कपड़ा उठाया था, जहां नील के निशान बने हुए थे। इसके साथ क्या हुआ था अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। आलम ने इसका नमाज स्टाइल में लिपटा दुपट्टा खोलकर साइड पर रखा। इसके कंधे पर भी ऐसा ही एक निशान था। इसने आहिस्ता से इसकी पूंछ पर मौजूद डोरियां खोलना चाही ताकि वो इसके जख्मों पर मरहम लगा सके, लेकिन इसके अल्फाज एक बार फिर से इसके कान में गूंज उठे थे। कहीं आप बदले के हार में अपने नफ्स की तकसीम तो नहीं चाहते? इसने लम्हे में अपना हाथ पीछे खींच लिया था। तुम मर कर भी कभी आलम शाह की कुर्बत नहीं मांगोगी। तुम मर कर भी अगर आलम शाह की कुर्बत मांगोगी तो तुम्हें इसकी कुर्बत का एक लम्हा भी नहीं मिलेगा। आलम शाह के जज्बात इतने गिरे पड़े नहीं दानिन यूसुफ के तुम जैसी लड़की पर हार दे। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरी कुर्बत तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरी कुर्बत में एक लम्हा बिताओ, और तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारे साथ इंसानियत दिखाई जा सके। यही तुम्हारी सजा है। तुम इस दर्द में तड़प तड़प कर मरो। इसके वजूद पर कम्बल डालता वो खुद सोफे पर आकर लेट गया था। कमरे का दरवाजा मुसलसल बज रहा था। इसकी आंख खुली तो अपने आप को नरम और मुलायम बिस्तर पर पाया। ये एहसास खौफ जैसा था। इसने बेसाख्ता नजर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा और फिर सामने सोफे पर जहां वो गहरी नींद सो रहा था। इसकी टांगें सोफे से नीचे थी। वो काफी अनकंफर्टेबल था। इसके चेहरे पर बेजारी छाई हुई थी। पता नहीं दरवाजे पर कौन था जो इतनी बेचैनी से दरवाजा बजा रहा था। जब अचानक आलम की आंख खुल गई। वो बिना बेड की जानिब देखे दरवाजे की जानिब बढ़ा। जब इसे जागते पाकर दानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या हो गया है चाची की सुबह सुबह दरवाजा बजा रही है? वो अपनी नींद खराब होने पर काफी जलजलाया हुआ था। आलम बेटा, वो लड़की भाग गई। वो लड़की गायब है। मैं इसे देखने स्टोर रूम में गई तो वहां पर मौजूद नहीं थी। कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई? इसका लहजा इतना अजीब था कि आलम की आंखें सुर्ख होने लगी। इसने लम्हे के 1000वें हिस्से में पूरा दरवाजा खोलकर इनके सामने किया था। सब कुछ सुनने और जानने के बावजूद भी नादेन ने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स ना दिया था। ये लोग इसे क्या समझते थे वो अच्छी तरह से जान गई थी। आपको क्या लगता है आलम साहब की बीवी भागेगी तो वो हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा? निकाह करके लाया हूँ, बेखबर नहीं हूँ इससे। इसका लहजा सख्त था। अच्छा, ये मेहरानी यहाँ पर आराम फरमा रही है। ऊपर से आज सकीना बीबी की तबीयत भी ठीक नहीं है। कहो इसे आकर नाश्ता बनाए। चाची बेहद गुस्से से बोली थी। नहीं, सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस आलम के बेड पर
तो इसका आलम के बेड पर होना था। इसकी तबीयत ठीक नहीं है चाची, बहुत जब तबीयत ठीक होगी तब करवा लीजिएगा। सब कुछ रात से बुखार में तपती रही है। फिलहाल ये सब कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं, जब तक दादाजान वापस नहीं आ जाते। कल रात को ही दादाजान अपने किसी खास दोस्त से मिलने शहर गए थे, जिसकी तबीयत बेहद खराब थी। अच्छा, तो मतलब ये सब कुछ सिर्फ अब्बा के सामने करना है। मुझे तो लगता था कि तुम रोहान का बदला ले रहे हो, लेकिन अब समझ में आया कि ये सारा काम तो सिर्फ अब्बाजान को खुश करने के लिए कर रहे हो। तुम्हारे अपने दिल में तो रोहान के लिए कोई मोहब्बत थी ही नहीं। तभी तो इस लड़की को देखकर नीयत बदल गई। चाची का लहजा सख्त था। मैं रोहान से कितनी मोहब्बत करता हूँ ये सब जानते हैं, मुझे किसी से को सबूत पेश करने की जरूरत नहीं चाची। और बाकी जहां तक बात इस लड़की से बदला लेने की है, तो क्या आप लोगों इसकी लाश से बदला लेंगे? मुझको इस पता नहीं आ रहा और ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है, लेकिन अगर ये यहाँ पर इस बहार में मर गई ना, तो आपका बदला दरा का दरा रह जाएगा। इससे बदला लेने के लिए पहले इसे मुकाबले की काबिल तो बनने दे। मुझे इसमें सिर्फ इतनी दिलचस्पी है जितनी दादाजान का हुक्म है। बाकी कोई क्या सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसका लहजा इतना साफ था कि चाची हड़बड़ा सी गई थी। अरे बेटा, मैं भी तो वही कह रही हूँ। खैर छोड़ो, तुम तो नीचे आओ, नाश्ता कर लो। कितना वक्त हो गया है, 7 बजने वाले हैं। चाची ने मुस्कुरा कर बात खत्म करनी चाहिए थी। मैं सोना चाहता हूँ, रात को काफी लेट आया था। वो इन्हें देखते हुए बोले तो चाची हाँ में सर हिलाती वहां से निकल गई थी और अपने होने वाले दामाद की नजरों में मजीद बुरा नहीं बनना चाहती थी। पहले ही दारेन को इसके बेड पर देखकर वो अपना गुस्सा दबा नहीं पाई थी, और अब ये सिर्फ सनम की बातों की वजह से हुआ था, जिसका कहना था कि तुराब की नीयत इस लड़की पर बदल गई है और वो न भूले कि वो आलम की महरम है। दरवाजा बंद करके आलम ने एक नजर बेड पर देखा तो वो आंखें बंद किए वैसे ही पड़ी थी। इसने आहिस्ता से करीब आकर इसके माथे को छुआ तो दारेन ने अपनी आंखें खोल दी थी। फिक्र न करे, बहुत सख्त जान हूँ मैं, जब तक आपका बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक मरूंगी नहीं। इसका हाथ पीछे हटाने पर वो फौरन ही उठ बैठी थी। जबकि मेरा बदला पूरा ना हो जाए तब तक मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। इसके बदतमीजाना अंदाज पर इसका जवाब भी कुछ ऐसा ही था। जबकि दानी बिना इसे देखे उठकर जाने वाली थी, लेकिन इसका नजरअंदाज करना आलम को आखिर तो लगा गया था। इसने एक झटके से इसके बाजू पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा था। किस बात का गुरूर है? कौन से आसमान से उतरी हुई परी हो तुम, जो मुझे इतने नखरे दिखा रही हो? हद में रहो, मेरे लिए इतनी अहम नहीं हो जितनी खुद को समझ रही हो। ना जाने क्यों वो इस पर जता रहा था, जबकि ये सारी बातें तो वो पहले ही जानती थी और ना ही वो आलम की नजरों में अहम होना चाहती थी। आप ये बात मुझे पहले बता चुके हैं, ना जाने क्यों बार बार बताना चाहते हैं, लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि आप मेरी जिंदगी में इतने ही ना अहम हैं जितनी कि मैं आपकी जिंदगी में। बल्कि ये कहना बेहतर रहेगा कि आप मुझसे बदला लेने के लिए शायद अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें, लेकिन तब भी मेरी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं होगी। मेरे लिए आप कभी अहम नहीं होंगे, बेशक मेरी मौत की वजह क्यों ना बन जाए। आप कभी भी मेरी ज़िंदगी में अहम नहीं हो सकते। आप मेरी ज़िंदगी में एक नापसंदीदा और गैर अहम इंसान का किरदार निभाएंगे। अगर मैं मर भी जाऊं ना, तब भी आपका होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है। वरना जाने क्या क्या कहती जब आलम ने इसके बाल पकड़कर मुट्ठी में बेचे थे। मैं तुम्हारे लिए अहम न सही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के एक एक सांस पर अपना नक्श छोड़ दूंगा दानिन यूसुफ। बल्कि नहीं, आज से तुम्हारी पहचान भी मेरे नाम से होगी। इस घर में, इस दुनिया में तुम सिर्फ और सिर्फ दानिन आलम शाह बनकर रहोगी। और एक अहम बात, हमारे घर की बहुएं शोहर के नाम की नथ पहनती हैं। हमारे खानदान का रिवाज है। अपने आप को तैयार करो। बस छोटी सी नाक को छूता ना जाने क्यों अपने दिल में दबी छोटी सी ख्वाहिश का इजहार कर गया था। मैंने कभी नहीं पहनी और ना ही मेरी नाक में किसी किस्म का कोई छेद है। दानिन ने घबराकर बताया था। अब हो जाएगा। वो इसकी छोटी सी नाक देखता वहां से निकल गया था, जबकि दानी परेशान हो चुकी थी कि इतने आसाबों के साथ एक और दर्द भी सहना होगा। इसे मसला दर्द सहने से नहीं था, वो तो वैसे भी सहती थी, लेकिन इस शख्स के नाम की कोई भी चीज अपने बदन पर क्यों सजाती। आलम के जाने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था, लेकिन वो इसे नाश्ता करने का कहकर बाहर निकल गया था। जबकि एक औरत कमरे में आई थी। शक्ल से कोई बंजारन सी लगती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाह साहब की बीवी तो बहुत खूबसूरत है। वो इसकी सदकी वारे इसके करीब बैठते हुए बोली तो हाथों में मोटे मोटे करे और गले में सजा मोतियों का हार, सर पर पूरा माथा कवर किए हुए झूमर था। इसके हाथ में खतरनाक सी कोई चीज थी। इसके अचानक कमरे में आ जाने पर दानिन घबरा सी गई थी। थोड़ी देर पहले मुलाजमा आलम के ऑर्डर करने पर खाना कमरे में ही देकर गई थी। आलम की वजह से आज इसे कमरे में आराम करने की इजाजत दे दी गई थी, क्योंकि बाकौल आलम के वो किसी मुर्दा से बदला नहीं लेना चाहता था। इससे बदला लेने के लिए इसका बिल्कुल सेहतियाब होना जरूरी था। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। आपने वो घबराए हुए लहजे में बोली थी। अरे बीबी जी, मैं बंगियारी हूँ। यही कच्ची जमीन पर जोगियों में रहती हूँ। आलम साहब का बड़ा कर्म है हम पर। चौधरी ने तो बड़ा जुल्म ढहाया था हम पर, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन शाह साहब ने न सिर्फ हमारी जमीन वापस दिलवाई, बल्कि चौधरियों पर केस भी करवा दिया, जिसके बाद हमें हमारी जमीन मिल गई। हमारी तो जान भी कुर्बान शाह साहब पर। अब शाह साहब ने हमें बताया कि इनकी बीवी की नाक में छेद नहीं है। हम तो बस भागे चले आए यहाँ, लेकिन फिर बीवी ने बताया कि आप सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चोट भी आई है और बुखार भी चढ़ गया। बस फिर हम आपके कमरे में ही आ गए आपका काम करने के लिए। वैसे आप बहुत सोनी है, अपने हाथ पहनकर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। वो हाथों में मौजूद नोकनुमा चीज को सामने करते हुए बोली। दानिन को उसकी पूरी बात समझ में आ गई थी। मुझे कोई छेद नहीं करवाना, वो तेजी से कहती
बेड से उठने ही वाली थी कि आलम कमरे में दाखिल हुआ। अरे बीबी शाह जी ने कहा अरे बीबी जी, शाह साहब ने तो बताया था कि मुझे आप शहरी लड़की हो, आप इन रस्म रिवाजों को नहीं मानती, लेकिन ये तो शाह साहब के घर का रिवाज है। इनके घर की हर लड़की अपने शौहर की नाम की नथ जरूर पहनती है, अब आपको रिवाज तो पूरा करना ही होगा। इसका हाथ जरा सख्ती से थामते हुए बोली, जो न जाने क्या सोचकर आलम ने इसका हाथ खींच लिया था। मैं इसे थामता हूँ, आप अपना काम करें। वो इससे इसके वो इससे इसके दोनों बाजू थामते हुए बोला तो दनेन को लगा कि वो किसी शिकंजे में फंस चुकी है। इसने एक नजर से उम्मीद से देखते हुए ना में सर हिलाया, जबकि आलम के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट नुमाया हुई थी। नैन जान, इतना तो करना पड़ेगा ना। वो बेहद नरमी से इसके माथे पर अपनी रब रखता इसे हैरान ही तो कर गया था। इसका दिखता लमस अपने माथे पर महसूस करके दनेन ने अपने धड़कते दिल को बेलगाम छोड़ा था। आलम इसे नरमी से अपने करीब किया महसूस कर रहा था। वो भूल गया था कि वो कौन है। याद था तो सिर्फ इतना कि वो अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर रहा है। इसका दिल दिमाग हर सच से दूर था, वो सिर्फ इसे महसूस कर रहा था। जबकि इसकी कुर्बत में दानिन को पल भर में पसीने में जबकि इसकी कुर्बत ने दानिन को पल भर में पसीने में शबूर कर दिया था। इसका दिल अलग तरंग में धड़कने लगा था। इसकी सांसें बेहद तेज हो गई थी। इसका इतना करीब होना दानिन को बेचैन कर गया था। वो किसी चीज के लिए इनकार कर रही थी, किस चीज का इजाज कर रही थी, वो बिल्कुल भूल चुकी थी। एहसास तब हुआ जब कांटे नुमा चीज इसके नाक के आर पार हुई थी। दर से सी की आवाज निकली और बेसख्ता ही आंसू आंखों से छलक पड़े थे। लेकिन अगला मंजर इससे भी ज्यादा हैरानकिन था, जब आलम ने इसे अपने सीने में लगाया था, जैसे वो इसकी बदनाहे जान हो। इसकी जिंदगी को इतनी सी भी तकलीफ होने पर वो तड़प उठा था। ये इतना सहर अंगेज लम्हा क्यों था? वो क्यों इसके इतने करीब आया था? इसे खुद से लगाए बस ये तकलीफ को कम कर रहा था। इसे जैसे वो दुनिया की हर तकलीफ से बचा रहा हो, इसे खुद में छुपा रहा हो। अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये तकलीफ भी कोई तकलीफ है, और तो और भी ना जाने कितनी दर्द सहती है। ये तो कुछ भी नहीं, ऊपर से इतनी कमजोर है। अब बच्चा तो कैसे पैदा करेंगी? सामने खड़ी बेलगाम औरत ने अपनी जुबान के ऐसे जोहर दिखाए कि दानिन का चेहरा उठाना ही नामुमकिन हो गया था। शुक्रिया, अब आप जाए हो जा, नोटिस की तरफ बढ़ाते हुए बोला था। नहीं नहीं शाह साहब, इसकी क्या जरूरत है? ये तो मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी बीवी को अपने हाथों से नाक छेद कर नथ पहनाऊंगी। वो पैसे लेने से इनकार करते हुए बोली थी। नहीं, नथ मैं खुद बना लूंगा, आपने जितना काम कर दिया है इतना ही बहुत है। नैन जान, इनको थैंक यू बोलो, क्योंकि इनके माहिर हाथ अगर दस्तयाब ना होते तो ये काम मैं अपने हाथों से सर अंजाम देता। उन्होंने तुम्हें तकलीफ से बचा लिया। वो बेहद नरमी से इसके बाल सहलाते हुए बोला था। तारने ने सर के इशारे से इन्हें शुक्रिया कहा था। जीती रहे, सदा सुहागन रहे, शोहर का साया हमेशा सर पर बना रहे। वो इसे दवाएं देते हुए बोली, जब इसकी दुआओं के बदले वो आमीन भी ना कह सकी थी। इस औरत के जाने के बाद आलम ने एक झटके से इसे दूर किया था। लड़की इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हो, नाक छेद कर कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर रखूं। हाथ में रहो, ये बात मुझे आइंदा बोलने की जरूरत ना पड़े। वो इसे दूर होता दरवाजा अंदर से बंद करते हुए बोला। वो एहसास शर्मिंदगी से निगाहें झुका गई। इसको क्या जरूरत थी इसके इतने करीब खड़े होने की? क्या जरूरत थी अपनी तकलीफ में इसका सहारा लेने की? क्यों भूल गई थी कि वो इसका हमदर्द नहीं बल्कि सितमगर है? वो इसे नजर छुड़ाकर वॉशरूम में जाने लगी, जब आलम की आवाज आई, रुको यहीं पर, अभी मैं तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दी। आलम कहते हुए अलमारी की तरफ आया था, जबकि दानिन ये सोच रही थी कि ये बंदा इसे और कितना जलील करेगा। वो इस पर एक गहरी नजर डालता, अलमारी खोलकर एक छोटी सी सुरख रंग की डिब्बी निकालता हुआ पलटा। इसने इसमें से एक खूबसूरत ना छोटी सी नथ निकालकर इसके सामने की थी। दानिन ने बेसख्ता हाथ अपनी नाक पर रख लिया था। ये फौरन से नहीं पहनाई जाती, वो औरत जो पहना कर गई है कुछ दिन यही रहेगी, रहने दीजिए। इसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो बेचैनी से बोली थी। अभी इस तकलीफ को सहे वक्त ही कितना हुआ था। ये और तकलीफ देने की कोशिश में था। अगर इस नाम पर ये अनचाहा काम कर ही लिया था तो अभी थोड़ा सा रहम तो करे। मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तो फिर जबान क्यों चला रही हो? मैं बेहतर जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो इसके सामने रुकता बेरहमाना अंदाज में बोला था। प्लीज मत करें, मुझे पहले ही दर्द है, ये बहुत हर्ट करता है। वो अपने नाक पे हाथ रखते हुए बोली थी। हाथ हटाओ, वरना जिस अंदाज में मैं करूंगा ज्यादा हर्ट होगा। वो जैसे चांस दे रहा था। इसका हर्ट लफ्ज सुनकर ताने ने चाहते हुए भी अपना हाथ नाक से हटाया था। आलम ने मुस्कुराते हुए बेहद एहतियात से इसकी नाक से वो छोटी सी लौंग निकाली जो वो औरत पहना कर गई थी। तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि इस काम में से बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, लेकिन ये दर्द तो दर्द था, इतनी जल्दी तो जान छोड़ने वाला नहीं था। आलम ने बेहद नरमी से इसकी नक में वो नथ पहनाना चाही थी। सी की आवाज के साथ इसने इसकी शर्ट को थाम लिया था। हो भी क्या, बेकार में इतना डर रही थी तुम? वो इसे पीछे कटाते हुए भरपूर इस्तेहाक से इसका चेहरा देख रहा था। दानिश ने अपनी नजर झुकाई तो अगले ही लम्हे आलम ने इसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखकर इसका चेहरा दोबारा ऊपर किया था। गुड़िया में उतरी हुई ना देखूंगा, और मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये नजर ना आई तो मैं तुम्हारा चेहरा ही बिगाड़ दूंगा। जो अब आराम करो, मुझे भी ऑफिस जाना है। वैसे कहते हुए आईने के सामने जा रुका था। अपना कोट के बटन बंद करते हुए इसने एक नजर इसके चेहरे पर डाली। वो बहुत थोड़ी सी आवाज में रो रही थी, जबकि आलम के चेहरे पर मुस्कुराती। हाँ, ये तकलीफ देकर से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। ये वो तकलीफ थी जो इसने तब भी देनी थी जब वो रोहान की दानी ना होती। आलम के निकाह में आने के बाद इसे ये तकलीफ सहनी ही थी। मतलब ये तकलीफ तो इसने अपनी दानी के लिए भी रखी हुई थी, तो फिर अफसोस कैसा? रोना धोना तो ऐसे मचा कर रखा है जैसे खुदा वास्ता कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो। इतनी जरा सी तकलीफ पर यूं रो रही हो। अभी तो बहुत सारी तकलीफें सहनी है, और है से तुम्हारी खूबसूरती पर कोई दाग नहीं लगाया, बल्कि तुम्हारी खूबसूरती को चांद चांद लगाए हैं। अगर शीशे में देखो अपनी शक्ल, पहले से बेहतर लग रही हो। ये नहीं कह पाया था कि वो बेहद खूबसूरत लग रही है। हाँ, वो क्यों अपने जज्बे पर लौटाता, क्यों इजहार करता? इससे अपनी बातों का बस हकीकत थी तस्वीरों में छुपी थी। इसने अब तक इसमें कोई भी पेंटिंग नथ के बगैर नहीं बनाई थी, लेकिन असल तस्वीर
लेकिन असल तस्वीर इस तस्वीर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, इसकी सोचों से ज़्यादा प्यारी लगी थी। इसके हाथ बेचैन हो रहे थे, वो इसे अपने सामने बिठाकर इसकी खूबसूरत सी तस्वीर बनाना चाहता था। इसकी खूबसूरती जो इतनी मेहनत के बाद भी अपनी तस्वीर में बयान नहीं कर पाया था, इसे सामने बिठाकर वो कमी पूरी करना चाहता था। लेकिन वो तो तब होता जब वो इसकी दानी होती। ये तो कोई और ही थी, मकार, फरेबी, धोखेबाज, लालची, कातला। इसके ज़हन में कितने ही लफ्ज़ इसके नाम के दर्ज हो चुके थे, लेकिन दिल में बस एक दुआ थी, लेकिन दिल में बस एक ही नाम था, आलम की नेन। और ये तोहफा वो इसे अपनी शादी की रात देने वाला था। इसे देखकर वो ये खरीद कर लाया था, जिस दिन इससे पहली बार मुलाकात हुई थी, जिस दिन इसने फैसला किया था कि यही इसकी जिंदगी में शामिल होगी। हाँ, इसे वो तोहफा इसके काबिल नहीं समझता था। अब इसके दिल में किसी लड़की के लिए कोई जगह ना थी, जिसे चाहत दुआओं में मांगा वो मिली भी तो इस अंदाज में कि मिलने की चाहत खत्म हो गई। अब वो क्या करता, वो इन सब चीजों का वो जानता था कि अब ये किस्सा खत्म नहीं हो सकता, और ये कहानी दानी की मौत के साथ ही खत्म हुई है। बहुत साल पहले की बात है, जब हैदर चाचा ने दादा जान के सामने ये शर्त रखी थी कि वो दूसरी शादी करेंगे। दादा जान के अल्फाज ये थे कि जब तक सुलेखा मर नहीं जाती तब तक तुम्हारी जिंदगी में और कोई औरत नहीं आएगी। और यही तो इनकी हवेली में सदियों से होता आया था। इनकी खानदान का मर्द दूसरी शादी सिर्फ इस कंडीशन पर कर सकता था जब इसकी पहली बीवी मर जाए, वरना इस खानदान में किसी भी मर्द को दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कोई नहीं जानता था इस वाकये के 2 माह बाद जुलेखा चाची की लाश इनके कमरे से मिली थी। इनकी मौत के तकरीबन 15 दिन बाद हैदर चाचू ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद तो रब हर इंसान से कट गया था। इसने सबको बताने की कोशिश की थी कि इसकी मां मरी नहीं है, इसे मारा गया है। लेकिन सबने इसे बच्चा समझा, किसी ने इसकी बात पर गौर नहीं किया था, बल्कि इसे बोर्डिंग में भेजकर किस्सा तमाम कर डाला था। और ये रिवाज आज भी चल रहा था। आलम जानता था कि अगर इसे जिंदगी में कभी भी दूसरी शादी करने के लिए फोर्स किया गया तो दानी को मार दिया जाएगा। बेशक आज वो इसे नफरत करता था, इसके साथ जिंदगी का एक लम्हा भी गुजारना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी लाश देखने की हिम्मत वो खुद में नहीं पाता था। वो इसे नफरत का दावा करता था, लेकिन इसे अपनी आंखों के सामने मरते देख नहीं सकता था। सुबह वो जानता था कि वो जाग रही है, इसीलिए तो इसे सुनाने के लिए इसने कहा था कि वो मर्दा वजूद से इंतकाम नहीं लेना चाहता, जबकि हकीकत ये थी कि रात इसका बखार में तब वजूद देकर वो खुद तरफ उठा था। इसकी मोहब्बत, इसकी रूह इसे खुद झंझोड़ रही थी। वो जालिम बनना चाहता था, वो जालिम बनेगा। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपनी मोहब्बत को दबा नहीं पा रहा था, लेकिन इसने फैसला किया था वो कभी भी इस लड़की पर अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं होने देगा। बस लाली, अब मैं थक चुका हूँ, अब मजीद तस्वीरें मुझसे नहीं बनती। मोबाइल नीचे करते हुए बोला तो वो जो न्यूज टाइम में खड़े होकर तस्वीरें बनाने वाली थी मुंह बना गई थी। मुझे पहले ही पता था आपसे कुछ भी नहीं होगा, एक तस्वीर तो बनती नहीं है आपसे। अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे बिल्कुल राका औरतों की तरह बोली थी, खुदा का खौफ करो लाली, एक तस्वीर सुबह से 150 तस्वीरें बना चुका हूँ, और ये वो तादाद है जो तुम्हें पसंद आई है। जो तुम्हें पसंद नहीं आई वो तकरीबन 700 से ज्यादा थी। अब मैं थक चुका हूँ और मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। अब मुझसे वो तस्वीरें नहीं बनती, चलो खाना खाते हैं। शेरू अब मिनते ऊपर उतर आया था, लेकिन क्योंकि इस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे थे, वो सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके होटल से निकले थे। पहले तो घूमने में बिल्कुल भी अंदाजा ना हुआ था, लेकिन अब भूख से शेर की जान निकल रही थी, और लाली को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसको तो सिर्फ अपनी तस्वीरें बनाने की फिक्र थी, और साथ साथ अपनी बेशुमार तस्वीरें स्नेहा को भी सेंड कर रही थी। या अल्लाह, मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी भूख लगी है। आप पहले आपको कुछ खिलाते हैं मेरा कैमरामैन, फिर आप मेरी बहुत सारी तस्वीरें बनाएंगे। वो इसका हाथ थामते फाइनली इस पर दस्त खाते हुए बोली तो शेरू ने शुक्राना अंदाज में इसके सामने हाथ जोड़े थे। ज़ेड यार, हम दोनों लाली और शेर अद्दा के साथ क्यों नहीं गए? हमें भी तो इनके साथ चलना था। वो दोनों इस वक्त तुर्की के एक बहुत खूबसूरत पहाड़ पर बने छोटे से होटल में मौजूद थे। क्यों तुम इन लोगों के साथ जाना चाहती थी? मुझे तो लगा कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हो। वो आइसक्रीम इसकी जन्म करते हुए बोला था, क्या कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं। वो चेहरा झुकाई इसे बताने की कोशिश कर रही थी, बहुत सारे लोग तो इनकी जानिब मुतवज्जो थे। तुम क्यों शर्मा रही हो? शर्म तो मुझे आनी चाहिए जो 31 साल होने के साथ साथ एक 7 साल के बच्चे का बाप भी है। वो इसकी हालत से मजा लेते हुए बोला था, ज़रिया ऐसा ना करे, देखे सामने वाले क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। वो नजर झुकाई फिर से इसे समझाने लगी थी, माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल कपल। सामने बैठी औरत ने जैसे इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। थैंक यू सो मच। ज़रिया इसे जवाब देते हुए वापस इसकी तरफ बलता था। देख लिया सब क्या सोच रहे हैं? दूसरी टेबल पर मौजूद लड़की से देखते हुए फिर से बोली, जबकि इसके हाथ में कैमरा था। जियार ये क्या कह रही है? पास ने घबराकर जियार का हाथ पकड़ा था। वो कह रही है, खूबसूरत लड़की, अपने शोर के हाथ से आइसक्रीम खा लो। जियार ने सर झुकाकर हंसते हुए कहा था। जियार, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं? चले यहाँ से। वो उसे देखते हुए बोली, ये सब कुछ इसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। होटल में जितने भी टेबल थे सब लोग इन्हीं की तरफ मुतवज्जो थे। कितनी खराब बात है पासिफ, देखो हर कोई तुम्हारी तरफ मुतवज्जो है, सब तुमको देख रहे हैं। एक मस्कीन सा शोहर अपनी बीवी को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाना चाहता है और बीवी इतने नखरे दिखा रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो आइसक्रीम खा लो। वो लड़की तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहती है। इसने इसे इस लड़की की तरफ मतवज्जो करते हुए कहा था। पाजिर ने एक नजर सामने इस लड़की को देखा जो मुस्कुराते हुए इसकी जानिब मतवज्जो तस्वीर बनाने के लिए इसका इंतजार कर रही थी। वो शर्मिंदा से सर झुकाकर आहिस्ते से ज़रिया के बड़े हुए हाथ से आइसक्रीम खाने लगी। आप बहुत बुरे हैं, मैं कभी भी आपके साथ वापस नहीं आऊंगी। इसके हाथ से आइसक्रीम खाने के बाद वो रूठे हुए अंदाज में बोली तो ज़िया ने बेसाख्ता मुस्कुराकर इसका हाथ अपने लबों से लगाया था, और इसकी यह हरकत इसे मजीद शर्मिंदा कर गई। जबकि इसके शर्माते हुए रूप को देखकर होटल में मौजूद सब लोग भी हंसने लगे थे। शी इज सो प्रीटी। सामने टेबल पर मौजूद एक
बुजुर्ग आदमी ने तबसरा किया था। तो मैं एक बात बताऊँ बाज़ेब, यहाँ पर ज़्यादातर उम्र रसीदा लोग आते हैं ताकि वो अपने जीवन साथी के साथ इन लम्हात को खूबसूरत बना सकें, और यही वो लम्हात शौहर और बीवी के ऐसे लम्हात होते हैं जो इन्हें इस रिश्ते को मतलब समझाते हैं। और मैं भी इस एज में तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहता हूँ, और तुम्हें हर साल मेरे साथ यहाँ आना होगा। इसने मुस्कुराते हुए इसे ये बताया। ये बात तो बाज़ेब ने भी नोट की थी कि यहाँ ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोग ही थे, वो भी कपल्स की सूरत में। इस होटल को आई डोंट नो ये क्या नाम है, कौन सी जुबान में है, मे बी तुर्की में है, तो इसको हम स्किप करते हैं। का नाम दिया गया था, मतलब वो छोरे जो हमेशा जवान रहते हैं। इसे होटल के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और यहाँ मौजूद लोगों की नज़रों में अपने साथी के लिए असल मोहब्बत थी जो वो इस उम्र तक निभा रहे थे। पाजिब का ध्यान होटल की जानिब था, जबकि ज़ियार अब इस लड़की से इंग्लिश में बात कर रहा था। पाजिब अनपढ़ गवार तो नहीं थी, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि इसकी बातों को आसानी से समझ आती। इस लड़की ने तस्वीर इसकी तरफ भरा दी थी जिसमें ज़ियार बेहद मोहब्बत से आइसक्रीम खिला रहा था। ज़ियार ने इस लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए इसे चलने के लिए कहा था। ज़ियार, इस लड़की ने एक तस्वीर बनाई, वो भी आपको दे डाली। क्या इसने ये तस्वीर आपके लिए बनाई थी? वो इसके साथ बाहर आते हुए बोली थी। नहीं डार्लिंग, तस्वीर तो इसने अपने लिए ही बनाई थी, लेकिन मैं अपनी बीवी की तस्वीर किसी और को क्यों दूं, इसलिए मैंने ये तस्वीर से ले ली। मेरी बीवी की तस्वीर सिर्फ मेरे पास रहनी चाहिए। वो इसके गिर्द बाजू फैलाते हुए इसके साथ लगाकर बोला था। एक तस्वीर ही थी, क्या फर्क पड़ जाता, इसने कितने दिल से बनाई थी और आपने ले ली, इसको भला क्या फायदा हुआ इस तस्वीर का। वो इसे देखते हुए इसके साथ ही होटल से बाहर आ गए थे। सड़क भीगी हुई थी, जबकि वो अंदर होटल में बैठी तो बाहर का मौसम बआसानी देख सकते थे। वो होटल से ज्यादा दूर नहीं थे, पर वहां चलते हुए ही वहां आए थे, इसलिए वापस चलते हुए ही जाना था। इस लड़की को तस्वीर का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसने मेरी बीवी की तस्वीर बनाई थी, और मैं अपनी बीवी की तस्वीर किसी को भी नहीं दूंगा। जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरे पास रहनी चाहिए। तुम आसानी से चल पाओगी या फिर मैं तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम करूं? वो इसका हाथ थामते हुए बोला था। यहाँ आपको सवारी कहाँ से मिलेगी? यहाँ पर तो कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं। यहाँ सब लोग मेरे ख्याल में चलते हुए ही आते हैं। आपने देखा नहीं, पहाड़ी के नीचे की जानिब गाड़ियां खड़ी थी। जरियार, मेरे ख्याल में ये बात इन लोगों के रूल्स के खिलाफ है कि गाड़ियों पे आया जाए, और वैसे भी इतनी खूबसूरत जगह को देखने के लिए गाड़ी में आने का भी क्या मजा है। मैं ठीक से नजर भी नहीं आती होगी। गाड़ी तो यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। वो अपने बाजू की जानिब इशारा करते हुए बोला था। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने पैरों पर चल लूंगी, मुझे सवारी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो तेज तेज कदम उठाते हुए बोली, क्योंकि जियार का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जबकि इसके डरे हुए अंदाज पर जियार ने हंसते हुए इसे अपनी बाहों में उठा लिया था। बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम पैदल चलोगी तो तुम थक जाओगे, फिर मेरा काम कैसे होगा? तुम्हारी थकावट अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। वो इसका बेबाक अंदाज में बोला कि पाजिब अपना चेहरा इसके सीने में छुपा गई थी। पता नहीं कितने बेशरम रूह हैं आपके अंदर काबज हैं। वो इसके सीने में सर दिए बहुत मध्यम अंदाज में बोली। इन्हें बेशरम रूह बोलकर तौहीन ना करो, वो रोमांटिक रूहें हैं। ज़ेयार इसकी बात का मजा लेते हुए बोला था, जबकि इसके जवाब में पाजिब ने कुछ भी नहीं कहा था। कुछ कहने का फायदा भी नहीं था। आसम सर कह रहे थे कि आपके पास कुछ नोट्स हैं, वो आप मुझे दे दें प्लीज, मैं कॉपी करवा के आपको वापस कर दूंगी। इसने अपने क्लास फेलो से कहा था। जी सर ने मुझे कहा था ये लें, इसने पहले ही अल्लाह करके रख दिए थे। आप कॉपी करवा कर मुझे क्लासरूम में वापस कर दीजिएगा। वो मुस्कुराकर कहता है। इस क्लास की जानब चला गया था, जबकि स्नेहा नोट्स को कॉपी करवाने के लिए कैंटीन की तरफ जाने वाली थी। जैसे ही पलटी पहाड़ जैसे वजूद से टकरा गई थी। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने सख्ती से इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने बेहद करीब कर लिया था। इसका बेबाक अंदाज और इसके अपने करीब खड़े होना स्नेहा के तो हवास मफलूज कर गया था। इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि वो सर उठाकर शख्स को देख पाती। वो मुसलसल अपनी कमर से इसका हाथ हटाने में हलकान हो रही थी। प्लीज छोड़े मुझे मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? वो इसे धक्का देते हुए इसे दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बदतमीजी वो है जो तुम थोड़ी देर पहले कर रही थी। क्यों बात कर रही थी इससे? तो आप गुस्से से बोला था, और अगले ही लम्हे से खुद से दूर किया। वो गिरते गिरते बची थी। कौन है आप, और आप होते कौन है मुझसे इस तरह से बात करने से? कौन है आप, और आप होते कौन है मुझसे इस तरह से बात करने से मना करने वाले? और इस तरह से मुझे टच कैसे किया आपने? इसकी आवाज़ सुनकर स्नेहा को कुछ याद आया था, लेकिन फिलहाल वो इस बदतमीज शख्स को मुंह तोड़ देना चाहती थी। मैं कौन हूँ बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। वो अपने छोटे से दिमाग में डालो। इस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ने के लिए आई हो, तो अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ रखो। मैं तुम्हें फजूल कामों में उलझते हुए ना देखूं। तुम्हें यहाँ तक आने की इजाजत दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हदूद क्रॉस करने की कोशिश करो। मैं बहुत बुरा शख्स हूँ, अगर कैद करने पर आया ना तो सांसें भी तंग कर दूंगा। जहां तक बात है तुम्हें टच करने की, तो इसका भरपूर हक रखता हूँ मैं। हद में रहो, खुश रहोगी। अगर अपनी हदूद क्रॉस करने की कोशिश की तो सांस लेने के लिए भी तरस जाओगी शहजादी। तो अब नरमी से इसका गाल को 2 उंगलियों से छूता पीछे हटाता, जबकि स्नेहा इसे हैरानगी से देख रही थी। अजीब आदमी था। इसकी आंखों में स्नेहा को अजीब सी वहशत नजर आई थी, और इसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो घबरा गई थी। तुम दूर रहा करो इससे। इसकी दोस्त हो तो दोस्त बनकर रहो, बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं है। इसके करीब जाने का हक सिर्फ मेरा है, और तुम ख्याल रखना आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए, वरना इस यूनिवर्सिटी का दरवाजा देखने के लिए भी तरस जाओगी। वो इसे एक बार फिर से वार्न करता बाहर से निकल गया था।
कौन था ये आदमी और तुमसे इस तरह से बात क्यों कर रहा था? सुंदर से इसके पास आते हुए बोली थी, मुझे नहीं पता कौन था यार, मैं तो खुद इसे पहली बार देख रही हूँ, लेकिन इसकी आवाज़ कहीं सुनी-सुनी सी लग रही है। वो खुद से उलझते हुए बोली थी, चलो इस बात को छोड़ो यार, पहले क्लास में चलो, तुम्हें पता है सर अहमद कितने सख्त टीचर हैं, इनकी क्लास में लेट हो जाएँगे तो बहुत डाँट पड़ती है। वो इसका हाथ थामते हुए बोली तो इसने हाँ में सर हिलाया था, लेकिन बहुत चाहने के बावजूद भी इस शख्स को अपने दिमाग से हटा नहीं पाई थी। आलम के जाने के बाद वो अभी बेड पर बैठी ही थी कि अचानक कमरा खोलते हुए सनम अंदर दाखिल हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, सनम ने इसके मुँह पर मारना शुरू कर दिया था, तुम्हारी हिम्मत कि तुम मेरे बेड के इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, सनम ने इसके मुंह पर मारना शुरू कर दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आलम के बेड पे सो रही हो, किसकी इजाजत से तुम यहाँ बैठने किसकी इजाजत से तुमने यहाँ पर बैठने की जरूरत की? जवाब दो, खुद को समझती क्या हो? अगर इस कमरे में आ गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ की मालिक बन जाओगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी अगर तुमने मेरी आलम पर गंदी नजर रखने की कोशिश भी की तो। बस के बाल पकड़ते हुए बोली, पहले भी इस लड़की की वजह से इसे इतना मारा गया था। ये लड़की कितनी छोटी थी, ये तो पहले भी इस लड़की की वजह से इसे इतना ज़्यादा मारा गया था। ये लड़की कितनी झूठी थी, ये तो दानेन अच्छे तरीके से समझ गई थी और उसके मुँह लगना भी वो अपनी इंसल्ट ही समझती थी। वो अब भी ना कुछ बोलती, बस सिर्फ खामोशी से इसकी सुन रही थी। चल उठ जल्दी से निकल, बहुत हो गया ड्रामा, आज मैं तुझे तेरी औकात बताती हूँ। सनम इसे धक्का देते हुए बाहर की जानब ले जाकर जाने लगी। सनम ये क्या कर रही हो तुम? आलम ने इसे कमरे से निकलने से मना किया है। नसरीन बेगम जो बाहर लॉन में बैठी थी शोर सुनकर अंदर आ गई थी। ये आराम करने के लिए इस हवेली में नहीं आई था यम्मी, आज मैं इसे इसकी औकात बताने जा रही हूँ। आज मैं इसे बताऊंगी कि ये हमारी आज मैं इसे बताऊंगी कि यह हमारी हवेली में क्या है। हट हराम अपने आप को शहजादी समझने लगी है। वो जबरदस्ती घसीटते हुए इसे किचन में लेकर आई थी। आज से किचन के सारे काम तू करेगी और इतना ही नहीं बल्कि पूरे घर की सफाई भी तू करेगी। रजिया रजिया वो जो कपड़े मैंने सुबह धोने के लिए दिए थे ना, वो भी इसे दो, अब से यही धोया करेगी। आज से ये सारे काम यही करेगी। किसी को भी कोई काम होगा तो वो इसे ही बोलेगा और अगर ने किसी के सामने आवाज उठाने की कोशिश की तो वो इसके साथ किसी भी किस्म का सलूक करने का हक रखता है। और एक और बात, इस पतर्स खाने से पहले याद रखना कि ये इस घर के बेटे की कातिल है। और तू मेरी शक्ल क्या देख रही है? चल जाकर खाना बना, बल्कि इससे पहले बर्तन साफ कर। लड़की राजकुमारी नहीं है तू, बल्कि तेरी तो इतनी औकात ही नहीं कि तुझे हवेली में नौकर बनाया जा सके। तू इस हवेली के नौकरों की भी नौकर है, याद रखना। और एक और बात, आलम सुल्तान शाह पर सनम हैदर शाह का हक है, इस पर नजर रखने से पहले 1000 बार सोच लेना। वो इसे सख्त निगाहों से घूरती तेजी से अपने कमरे में जा घुसी थी। नरजस बेगम फखरी अंदाज में अपनी बेटी को देख रही थी जैसे वो कोई बहुत नेक काम कर रही हो। नसीम बेगम ने एक नजर नरजस बेगम को देखा, जिसकी शक्ल से साफ लग रहा था कि इनको अपनी बेटी की ये हरकत बहुत पसंद आई है। मैंने कहा था ना भाभी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं, इसे तो मेरी बेटी ही संभाल लेगी। लड़की चाय के 2 कप बनाकर ला, बाहर लॉन में भेज देना। रजिया से काम समझाओ। नसीम बेगम को बाहर आने का इशारा करते हुए मुलाजमा को कहती, इसे चाय का हुक्म देती बाहर निकल गई थी। जबकि रजिया, जिनको दानी बहुत मासूम लगी थी, बहुत नरमी से इसे काम समझाने लगी थी। रजिया भूल गई है क्या सनम बेगम क्या कहकर गई है? ये इस खानदान के वारिस की कातिल है। तुम इस नागन से इतनी मोहब्बत से बात कर रही हो, अगर हवेली में किसी बड़े ने देख लिया तो तुम्हारी नौकरी जाते एक लम्हा भी नहीं लगेगा। दूसरी मुलाजमा ने इसे समझाते हुए डराया था। क्या बताऊं अनीसा, ये शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे मासूमियत की तस्वीर इस हवेली में उतर आई हो। बड़ा जुल्म हो रहा है इस बच्ची के साथ, इसने उदासी से कहा था। रजिया, कातिलों के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो कातिल है, ये भी शक्ल से ही मासूम लगती है। आहिस्ता आहिस्ता पर खोलेगी तो पता चलेगा ना कि कितनी ऊंची उड़ाने हैं। खैर तुम इसे काम समझाओ। और लड़की सुन, यहाँ काम खत्म करके ये बाहर आ जाना, कपड़ों का ढेर लगा है वो भी धोना है तूने। जहाँ रजिया का अंदाज नरमी में लिपटा हुआ था, वहीं अनीसा तलवार का काम कर रही थी। तानेन ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। यार मुझे एक्टिंग नहीं आती और ना ही मुझसे होगा, ये काफी मुश्किल काम है यार, मुझसे शायद ना हो पाए, मेरा नाम कटवा दो। यहाँ से सुंदस की मिन्नतें कर रही थी, जिसने किसी ड्रामे में इसका नाम भी लिखवा दिया था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो जो क्लास में गाना गाते हुए एक्टिंग कर रही थी, सुंदर ने महसूस किया था कि वो एक बहुत अच्छी एक्टर है और बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग करेगी। इसीलिए तो जैसे ही इसे पता चला कि यूनिवर्सिटी में ड्रामा हो रहा है, इसने फौरन ड्रामे में इसका नाम लिखवा दिया था। सब पता है मुझे, तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुमने घर वालों से इजाजत नहीं मांगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी से बाहर के लोग हैं, बस कुछ ही लोग हैं, तुम्हारी फैमिली में किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेफिक्र रहो, और वैसे भी तुम तो वकील बनने वाली हो, मैंने तो ये तुम्हें खुलकर सबके सामने बात करने का हौसला देने के लिए किया है। वो बेहद प्यार से बोली तो स्नेहा इसे देकर मुस्कुराई थी। मुझ पे बहुत हौसला है, देखा नहीं किस तरह से बोलती बंद की। इस दूसरा की इस दिन के बाद मुझसे पंगा नहीं लिया इसने। स्नेहा ने अपनी हिम्मत जाहिर की थी, जिस पर सुंदर मुस्कुराई। तुम्हारा कार्ड कहाँ है? स्नेहा इसके गले से कार्ड गायब देकर पूछने लगी थी। क्लास में है, अपने बैग के साथ रखा है, वहीं रह गया था, उठाने की याद नहीं रही। कोई बात नहीं, यहाँ से सीधे क्लास में जाएंगे, इसने बेफिक्री से कहा तो सुंदर ने भी हाँ में सर हिलाया था। ये वाली तस्वीर देखो कितनी प्यारी आई है, हाय माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हूँ मैं। वो चारू रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। लाली तो इसे आज के सारे दिन की मसरूफियत बता रही थी। इन्हें यहाँ आए चौथा दिन हो चुका था। लाली तो अपनी पसंद की हर जगह जाकर बहुत सारी तस्वीरें बनवा रही थी, जबकि ज़ेयार और पासेब की जगह अलग थी। ज़ेयार
ज़ियार बिज़नेस के सिलसिले में अक्सर तुर्की आता रहता था। इसके लिए वो ऐसी जगहों पर लेकर आया था जो वो खुद पसंद करता था। क्योंकि पासेब की तो अपनी कोई मर्ज़ी नहीं थी, ना वो कभी तुर्की के बारे में कुछ जानती थी और ना ही पहले कभी आई हुई थी। इसलिए तो ज़ियार जहाँ कहता वो खामोशी से इसके साथ चल पड़ती और अब तक वो जहाँ-जहाँ इसे लेकर गया था वो सारी ही जगह इसे बेहद पसंद आई थी। क्योंकि लाली की पसंद अलग थी, वो इंटरनेट से अपने ही होटल के आस-पास की सारी जगह सर्च करती, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती वहाँ जाने की ज़िद कर लेती और फिर शेर को इसे किसी भी हाल में वहाँ पर लेकर जाना पड़ता था। और कल तो इसने हद ही कर दी थी। इंटरनेट से इसने होटल के काफ़ी ज़्यादा फासले पर एक जगह देख ली और फिर ज़िद कर ली कि किसी भी हाल में वहाँ जाना है। जाते हुए वो लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि इनकी वापसी नामुमकिन हो गई, इसलिए रात को वहीं रुकना पड़ा। ज़ियार और पासेब तो परेशान हो गए थे कि वो लोग किसी मुसीबत में ना फँस गए हों और ऊपर से यहाँ सिर्फ़ शेर का नंबर ही चल रहा था, जो इस वक़्त मसलसल बिज़ी आ रहा था। इसके वापस आने के बाद ज़ियार ने सख्ती से लाली को कहा था कि अब वो फ़िज़ूल की कोई ज़िद नहीं करेगी और अगर वो करेगी तो शेर हरगिज़ इसकी बात नहीं मानेगा। शेर ने तो इसके हुक्म पर ऐसे सर झुकाया था जैसे इससे फरमादार इंसान दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। कमरे में आने के बाद लाली ने खूब नाराज़गी का इज़हार किया था और ये भी कह दिया था कि आपकी इस मस्कीन सूरत को देखकर दादा ने मुझे इतना डाँटा है। अपने हनीमून पर आकर भला कौन डाँट खाता है? आपकी वजह से मुझे डाँट पड़ी, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और इसके बाद शेर ने बहुत मुश्किल से इसे मनाया था। बहुत मिन्नतों के बाद वो मानी थी। शेर ने तो कसम खा ली थी कि अब इसे कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि वो उसकी क्यूट सी नाराज़गी के लिए अपना हनीमून खराब नहीं कर सकता था। और इसे मनाने के बाद अब ये हुआ था कि वो चारों एक साथ मिलकर डिनर कर रहे थे। लाली इतनी ज़्यादा तस्वीरें दिखा रही थी कि एक बात तो गारंटी थी कि लाली यहाँ आई ही सिर्फ फ़ोटो बनाने के लिए थी। शेर शक्ल से जितना सख्त मिजाज लगता था, अंदर से इतना ही मजबूर शौहर था। ये ज़ियार का कहना था और शेर हँसकर इस बात को कबूल कर चुका था। डिनर के बाद ज़ियार ने चलकदमी की ऑफ़र की तो लाली ने साफ इनकार कर दिया था। ये भी कह दिया था कि पासेब भी इसके साथ ही रहेगी क्योंकि वो इसे अपनी बहुत सारी तस्वीरें दिखाएगी। और इसे खुशी में पासेब ने भी ज़ियार का फ़ोन ले लिया था क्योंकि इसमें भी बहुत सारी तस्वीरें थी जो ज़ियार ने इसके लिए बनाई थी। और अब वो बेहद सुकून से अपनी मस्ती में मगन थी, जबकि शेर और ज़ियार दोनों होटल से बाहर निकल चुके थे। ज़ियार, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? मेरा मतलब है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ। बस एक सवाल था मेरे ज़हन में जो मैं तुमसे पूछना चाहता था। तुम कब से इतनी लंबी तमीज़ बांधने लगे हो? शेरू, जो भी है खुलकर कहो। इसने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर अपना हाथ रखा था। यार, मैं पिछले कुछ वक्त से नोट कर रहा हूँ कि तुम बेहद खुश रहने लगे हो। जब से पासेब तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, तुम्हारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। मैं तुम्हें मुकम्मल महसूस करने लगा हूँ। 7 साल से जो कमी तुम्हारी ज़िंदगी में थी, ऐसा लगता है जैसे पासेब के आने से वो पूरी हो गई है। तो क्या बरेरा ने कभी इस रिश्ते को निभाने की कोशिश नहीं की या तुमने इसके साथ जज़्बात की कदर नहीं की? मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ बुरा मत मानना। शायद मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहा हूँ, लेकिन 7 साल में मुझे बरेरा की मोहब्बत में कोई कमी नज़र नहीं आई थी कि तुम किसी और की मोहब्बत को तलाश करो। वो कितने दिनों से खुद पर कंट्रोल कर रहा था, आज इससे सवाल पूछ पड़ा था। नहीं शेर, तुम पूरा हक रखते हो। तुम मुझसे कुछ भी पूछने का। तुम सिर्फ़ मेरे कज़न ही नहीं, मेरे दोस्त, मेरे भाई हो। मैं तुमसे अपनी हर बात शेयर कर सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मैं नहीं बता सकता क्योंकि सवाल मेरे चाचू की तरबियत पर आ जाता था। ज़ियार ज़ियार आहिस्ता-आहिस्ता इसके साथ चलते हुए बोला तो शेर ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा था। अगर तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते कि अपना राज़ मुझे बताओ तो इट्स ओके, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा। शेर ने मुस्कुराकर बात खत्म करनी चाही थी। हादी मेरा बच्चा नहीं है शेर, वो कोई 7 माह का बच्चा नहीं था, वो भी एक मुकम्मल सेहतयाब बच्चा था। इसके कहने पर वो बोल उठा था, मतलब हादी तुम्हारा, ये तुम क्या कह रहे हो? हादी तुम्हारा बच्चा नहीं, ये तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा। हादी 7 साल का बच्चा था, तभी तो इतना ज़्यादा 7 माह का बच्चा था, तभी तो इतना ज़्यादा बीमार था, मरते-मरते बचा। वो मरते-मरते इसलिए बचा क्योंकि बरेरा ने इसे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान 6 बार मारने की कोशिश की थी। वो इसे अपने वजूद के अंदर ही खत्म कर देना चाहती थी। तुम शायद यकीन नहीं करोगे, वो मेरे दोस्त हारिस का बच्चा है। मेरा दोस्त, मेरा बचपन का यार। हारिस और बरेरा यूनिवर्सिटी में मिले थे। चाचू ने इस दौरान बरेरा का खर्चा बंद कर दिया था क्योंकि वो ड्रग्स लेने लगी थी। चाचू को लगा कि वो उसका खर्चा बंद कर देंगे तो शायद वो ये काम छोड़ देगी, इसलिए चाचू ने ऐसा किया। लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बरेरा इस हद तक गिर जाएगी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के लड़कों को खुद को इस्तेमाल करने के लिए दे गई थी। इसने अपना आप नशे के लिए बेच दिया था। तब हारिस ये सब कुछ नहीं जानता था। वो बरेरा से मोहब्बत करने लगा था, इससे शादी करना चाहता था। इससे बरेरा को प्रपोज किया तो इसने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन फिर चाचू को जब पाकिस्तान आना पड़ा तो बरेरा इनके साथ ही आ गई थी। तब इसने हारिस को ये कहकर ब्रेकअप कर लिया था कि वो इसके साथ किसी किस्म का कोई तलक नहीं रखना चाहती और वो इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थी। तुम तो जानते हो ना वो किस तरह का इंसान था। वो जिसको बहुत ज़्यादा चाहता था इसके लिए हर हद पार कर जाता था। बरेरा के लिए भी इसने हर हद पार कर दी थी। मैंने इसे तड़पते हुए देखा है। मैंने इसे बरेरा के लिए आंसू बहाते हुए देखा है। इसके लिए इसे मरते हुए देखा है। वो इसकी मिन्नत करता था सिर्फ एक बार मुलाकात करने के लिए, लेकिन बरेरा ने बेहस बनी रही। इससे एक बार भी हारिस की आखिरी सांसों की खातिर भी मुलाकात न की। हारिस मर गया मेरे सामने, वो दम तोड़ गया। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जिस कमरे में हारिस रहता था, इस कमरे की दीवारों पर आज भी बरेरा का नाम लिखा हुआ है। मैंने इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की और खासकर तब जब मुझे ये पता चला कि बरेरा हारिस के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं हारिस के लिए कुछ भी करने को तैयार था, बस मुझे मेरे बच्चे की आखिरी निशानी चाहिए थी। लेकिन वो इसे भी मुझसे छीन लेना चाहती थी। इसे 6 बार मारने की कोशिश की, जहर पिया, यहाँ तक कि ऐसी दवाई खाती रही कि हादी मर जाए। लेकिन वो खुदा का तोहफा था, इसे दुनिया में आना था, इसे मेरे लिए दुनिया में आना था, हारिस की आखिरी निशानी बनकर आना था। मुझे लगा कि मैं बरेरा
के साथ ज़िंदगी गुज़ार सकता हूँ। मैं इसके साथ इस रिश्ते को निभा सकता हूँ और मैंने कोशिश भी की थी। मैंने बरेरा को कहा था कि हम हादी के साथ मिलकर ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, जिसमें कोई भी नहीं होगा। मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसे बहुत तक खुश रखूँगा, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। लेकिन तुम जानते हो इसने क्या कहा? इसने कहा कि हादी के साथ होते हुए वो मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती, कि इसने मुझसे ये भी कहा कि हादी को या तो मार दो या किसी यतीमखाने में फेंक आओ, क्योंकि अब इसे वो नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरा बेटा है। मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता, वो मेरी जान है। मैंने बरेरा के साथ हर मुमकिन तरीके से रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन इसने हादी को दूध में ज़हर देकर मारने की कोशिश की। इस दिन मैं हिम्मत हार गया, मैं हिम्मत हार गया। मैं सब जानता हूँ वो कैसी है, वो कौन है, वो ऐसे ड्रामे करके सबको मेरे खिलाफ करती है। मुझे सब पता है, इसने पाज़ेब और मेरे रिश्ते को खराब करने की कोशिश की। लेकिन मैं चुप हूँ, क्योंकि मैंने चाचू से मरते हुए वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चाचू ने अपने आखिरी वक्त में मुझे कसम दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी बेटी का साथ निभाना, वो बिगड़ चुकी है, अपना असल खो चुकी है, लेकिन वो हमारे खानदान की इज्जत है। अगर वो तुम्हारे निकाह में रहेगी तो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो हमारे खानदान की इज्जत पर हरूफ आने दे। लेकिन अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो वो अपनी हर हद पार कर जाएगी। की वजह की एक यही वजह है कि मैं इसे तलाक नहीं दे पा रहा। मैंने चाचू से वादा किया था चाहे जो भी हो जाए मैं खुद इसे तलाक नहीं दूंगा। लेकिन अगर बरेरा इस रिश्ते को खत्म करना चाहे तो मैं इसे अपने साथ बांधूंगा भी नहीं। लेकिन इसका जुनून देखकर वो पहले ही समझ चुके थे चाहे जो भी हो जाए वो मुझसे तलाक नहीं मांगेगी। वो हमेशा लाहासिल चीजों के पीछे भागती है, जिसे हासिल नहीं कर पाती इसके लिए पागल हो जाती है, इसलिए इसके लिए हर हद पार कर जाती है। और मैं इसका हासिल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ जिस दिन इसने मुझे हासिल कर लिया, इस दिन इसको बेज़ार होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। ये इंसानी फ़ितरत है और इंसान इस चीज़ के पीछे भागता है, इसकी कदर करता है जिसे वो हासिल नहीं कर पाता, और अगर इसी चीज़ को हासिल कर ले तो इसकी कदर खो देता है। और इस बात को मैं शादी के बाद समझ गया था। अगर बरेरा मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारने का फ़ैसला करती, अगर वो मेरे साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हामी भरती, तो मुझे कभी भी दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने जब बरेरा के लिए एक पुरसुकून ज़िंदगी का फ़ैसला किया, इसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसे सिवाय मेरे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसे ना घर वालों से मतलब है और ना ही अपने बच्चे से मतलब है और ना ही किसी और चीज़ से। जिस दिन इसने मुझे हासिल कर लिया, वो मेरे हर रिश्ते को अलग कर देगी। उसे यार सिकंदर शाह अपने रिश्तों के लिए जीता है। जहाँ तक पासेब की बात है तो इसे देखते ही मेरे दिल ने फैसला कर लिया था कि इस लड़की को मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा। 7 साल से बरेरा मुझे इस्तेमाल करती आई थी, इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कोई ऐसा काम करेगी। इसने पासेब को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। शेरू, क्या कोई लड़की इतनी बिगड़ सकती है किसी की पाक-दामनी पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाकर इसे खुदकुशी जैसी हराम मौत का रास्ता दिखा दे? पासेब मेरी मोहब्बत है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। बरेरा के हिस्से में बस इंतज़ार ही लिखा है शेरू। वो कभी भी मेरी मोहब्बत नहीं बन सकती। मेरे इसके रिश्ते की सिर्फ़ एक हकीकत है कि अगर मैंने बरेरा को छोड़ दिया तो वो हादी को मुझसे दूर कर देगी, क्योंकि कानूनी तौर पर हादी को मुझसे कोई रिश्ता नहीं होगा। और बरेरा के पास इस बात का सबूत है कि हादी मेरा नहीं बल्कि हारिस का बेटा है, और मैं जानता हूँ वो मुझे हासिल ना कर पाने का इंतकाम मेरे बेटे से लेगी। इसके साथ ये रिश्ता निभाना मेरी चाहत नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है। वो सिर्फ सिकंदर शाह की बहू वो सिर्फ सिकंदर शाह की बहू है। मेरा और बरेरा का तलक कागजी है, एक समझौता है, लेकिन मेरा और पासेब का तलक मोहब्बत है, और वो मेरा इश्क है, मेरा जुनून है। वो मेरी ज़िंदगी की हर खुशी है। इसे पाकर ऐसा लगता है जैसे अलग दुनिया में हूँ, जैसे एक अलग मोहब्बतों का जहान आबाद कर लिया है। इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। शेर ने मुस्कुराते हुए इसे अपने गले से लगा लिया था। इसे नहीं पता था कि बरेरा कैसी है, लेकिन वो जानता था कि ज़ियार कभी झूठ नहीं बोल सकता। ज़ियार की बातों में इसके अंदाज में हकीकत थी। इस हकीकत पर शेर को यकीन था। तय अब्बू, क्या मैं कमरे में आ जाऊँ? बरेरा कमरे के बाहर खड़ी इनसे इजाजत मांग रही थी। सिकंदर शाह इसे देखते हुए हाँ में सर हिला रहे थे। इसे अंदर आने की इजाजत दी तो वो कमरे में दाखिल होती इनके सामने आ बैठी थी। तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ बरेरा, मुझे बिल्कुल भी ठीक ठाक जवाब चाहिए। इनका लहजा थोड़ा सख्त था। मैंने आपको कोई गलत जवाब दिया है क्या, जो आप ठीक ठीक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं? इसने हंसते हुए इनका सख्त अंदाज देखा था। इसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। मुझे ये बताओ कि तुमने पुरानी हवेली के पीछे जो जगह थी, इसे क्यों बेचा, और किसकी इजाजत से बेचा? तुम्हें अंदाजा है इस जगह की कीमत क्या थी? अगर अंदाजा नहीं है तो मुझे बता देता हूँ। वो जगह कम से कम 45 करोड़ की थी, और तुमने मेरा वक्त जाया किए बगैर बताओ कि तुमने वो जमीन किस और कब बेची है? तुमने ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले सफदर या मुझसे सफदर या ज़ार से बात क्यों नहीं की थी? तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम बिना हमसे पूछे कोई भी ज़मीन उठाकर बेच दो? इनका लहजा इतना सख्त था कि बरेरा बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, तायाबू, शायद आपको याद नहीं, लेकिन वो ज़मीन मेरे बाबा की थी। ये भी आप ही के अल्फाज थे कि बाबा की हर चीज़ बन के जाने के बाद मेरा हक है। आप मुझसे इस तरह से सवाल करने का कोई हक नहीं रखते। वो मेरी चीज़ थी तायाबू, अगर मैंने बेच दी तो क्या हो गया? क्या मैं अपनी चीज़ को अपनी मर्जी से बेचने का हक भी नहीं रखती? या आप लोग बाबा की किसी चीज़ पर मेरा कोई हक नहीं समझते? वो तल्ख लहजे में बोली, लेकिन आखिर में अपना लहजा अफसरदा करते हुए अपनी आंखों में नमी ले आई थी। मेरा ये मतलब नहीं था बरेरा, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि तुमने जो भी काम किया है बिल्कुल गलत किया है। तुमने ये ज़मीन 17 करोड़ में बेच दी, जबकि इस ज़मीन की कीमत कम से कम 45 करोड़ थी। कहाँ किए हैं तुमने वो सारे पैसे? तुम्हें ऐसे भी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुम्हें
कहने के बजाय अपनी ज़मीन बेचने पर आ गई हो। तुमने हमारी खानदानी ज़मीन बेच दी थी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि हम अपनी खानदानी ज़मीन कभी भी नहीं बेचते। ये हमारे बुज़ुर्गों का सरमाया है। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम हमसे कहती, ज़िया से कहती और तुम्हारे अपने बैंक अकाउंट में 7-8 माह पहले मैंने 20 करोड़ की अमाउंट रखी थी। जो काम हमने तुम्हारे बाबा के नाम पर शुरू किया था दुबई में, इसकी कामयाबी के बाद अब वो पैसे भी तुम्हारे अकाउंट में नहीं हैं। अगर तुमने वो पैसे खर्च नहीं किए तो कहाँ गए? तुम्हारा सारा खर्चा तो ज़ियार उठाता है, फिर तुम्हारे पैसे कहाँ गए हैं कि तुम्हें ज़मीन बेचने की ज़रूरत पड़ रही है? इसका रोता-धोता अंदाज़ भी सिकंदर शाह को नरम नहीं कर पाया था। ये कोई छोटी-सी बात नहीं थी जिसे वो यूँ नज़रअंदाज कर देते। आई एम सॉरी तैयबू, मुझे आपको बता देना चाहिए, मेरे एक दोस्त ने अपना कारोबार शुरू किया था। इसको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। वो काफ़ी टाइम से मेरी मिन्नतें कर रही थी। वैसे भी मेरे पैसा बेकार पड़े हुए थे, किसी के इस्तेमाल में नहीं थे। तो मैंने सोचा इसकी मदद कर देती हूँ। लगता है मैंने गलत किया। मुझे आपसे पूछे बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी तैयबू, मुझे पहले आपको एतमाद में लेना चाहिए था, ताकि मुझे मुझे ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं इसे पैसे वापस लेने का कहती हूँ। वो इसे कह मैं इसे कह दूँगी कि मेरे तैयबू को ये सब कुछ कबूल नहीं। तुम अपना इंतज़ाम खुद कर लो। अपना आप लोग बिज़नेस करते हैं तो मैंने सोचा मैं भी बिज़नेस कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं थी, तो बिज़नेस करने का शौक पूरा करने लगी। बस यही सोचकर जैसे आप लोगों को आपकी लगाई हुई अमाउंट डबल होकर मिलती है, मुझे भी मिल जाएगी। ज़ियार को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इसका उलझा हुआ अंदाज़ अपने आप ही सीधा होने लगा था। वो अदाकारी में माहिर थी और यहाँ भी इसने अपनी अदाकारी दिखा ली थी। इसकी ज़रूरत नहीं, अब तुमने पैसे लगा ही दिए हैं तो ठीक है, लेकिन आइंदा ख़्याल रखना, दुनिया धोखेबाज़ है, लोगों से बड़ी पड़ी है। वो तुम्हारी रकम है तो इसे जहाँ चाहो लगा सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर आइंदा से कोई भी कदम उठाने से पहले तुम हमसे पूछोगी, क्योंकि ये हरकत करके तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर तुमने ज़िया से मशवरा किया होता तो शायद तुम्हें ऐसा करने ही नहीं देता। हमें ना सही, लेकिन आइंदा कोई भी काम करने से पहले ज़िया से बात ज़रूर करना। फ़िलहाल जाओ और वो पेपर्स लेकर आओ। जो तुमने प्रॉपर्टी बेची है, हमें वो वापस चाहिए। वो हमारी खानदानी ज़मीन है। हम इसे गलत हाथों में जाते हुए नहीं देख सकते, और वो पेपर लाकर हमें दे दो ताकि हम अपनी ज़मीन वापस ले सकें। इनका अंदाज़ा अब भी सख्त था। वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती बाहर निकल गई थी। अब तक इस ज़मीन का किसी को ख़्याल नहीं आया था। मैंने बेची तो सबको याद आ गया कि खानदानी ज़मीन थी। वो बड़बड़ाती तेज़ी से फ़ाइल ढूँढ रही थी। वो तो शुक्र है कि इसके पैसे मुकम्मल हो गए और वो वक़्त रहते इसने झूठ बोल दिया, वरना दानी ने तो इसे अच्छा खासा ब्लैकमेल करके रखा हुआ था। और अब दानी का ब्लैकमेलिंग का अंदाज़ भी चेंज हो चुका था। इसके पास इसके बहुत सारे वॉइस मैसेजेस थे, जिसमें इसने कहा था कि रोहान को बेवकूफ़ बनाती रहो, अपनी मोहब्बत का गेम खेलती रहो, इसे आसानी से इस जाल से बाहर मत निकलने देना। दानी के पास रिकॉर्डिंग मौजूद थी और बहुत सारे मैसेजेस, और इसने धमकी दी थी कि अगर इसे मजीद पैसे ना दिए तो वो सारे मैसेजेस ज़ियार को भेज देगी, और इसी के लिए इसने वो ज़मीन बेची थी ताकि वो सारे पैसे इसको दे सके। लेकिन अभी इसे ज़मीन बेचे हफ्ता भी नहीं हुआ था कि इसका भांडा फूट गया था। वो तो शुक्र है इसने झूठ बोल दिया कि इसने अपनी किसी सहेली के साथ बिजनेस में लगाए हैं पैसे, और तैयबू के सामने इसका काम बन गया। अगर ज़ियार होता तो इस बात की तफसील तक जाता। और ये आखिरी बार था जब वो दानी को पैसे भेज रही थी। इसके बाद इसकी जान छूट जाती, और इसके बाद इसने पाजिब का किस्सा भी तमाम कर देना था, और अब पाजिब को लेकर रिलैक्स नहीं रह सकती थी। पाजिब के बदले हुए अंदाज इस पर बहुत कुछ जाहिर कर चुके थे। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सुबह से वो सुकून का सांस तक नहीं ले पा रही थी। एक काम खत्म नहीं होता था कि दूसरा शुरू हो जाता। वो बेकार बैठने वालों में से तो हरगिज़ नहीं थी, लेकिन इतना ज़्यादा काम भी इसने कभी भी नहीं किया था। वो अभी भी अपने काम में मसरूफ़ थी जब अचानक चाची इसके पीछे आकर बोली, लड़की काम हो गया या नहीं? इनका इतना कहना था कि वो डरकर पीछे मुड़ी, जब इसके हाथ में मौजूद गर्म पानी का बोल चाची के पैर पर जा गिरा था। हाय जल्लाद दिया, हाय मार डाला। रोहान के साथ साथ क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहती है? ये लड़की यही सिखा है तुझे तेरी माँ बाप ने, या अब सिर्फ लड़कियों को अपने पीछे ही लगाना आता है तुझे? मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो इनके करीब बैठती हुई जमीन पर कहने लगी थी, आप फिक्र ना करें, ये ठीक हो जाएगा। पानी इतना भी गर्म नहीं था, ज्यादा नहीं लगा होगा। वो तो मुलाजमा ने सालन में ज्यादा पानी डाल दिया था, मैंने कम करने के लिए पानी निकाल दिया। ये पानी तो बहुत टाइम से यहाँ पर रखा हुआ है। अब तो खाना भी तकरीबन तैयार हो चुका है, अब तक तो ये ठंडा भी हो गया होगा। वो अपनी सफाई पेश करती हुई बोली, जब अगले ही में चाची एक जोरदार झनाटा इसके मुंह पर दे मारा था। तो मैं झूठ बोल रही हूँ तो सच्ची है, मेरा सारा पैर जला दिया। अब झूठी कहानियां बना रही है मक्कार। चाची का बस नहीं चल रहा था कि इसे जान से मार डाले। बीबी जी दानेन, बीबी ठीक कह रही है, अभी तो खाना भी तैयार हो गया। ये पानी तो इसने तब निकाल कर रखा था। रजिया ने थोड़ी सी हिमायत करने की कोशिश की थी। रजिया, लगता है तुझे तेरी नौकरी प्यारी नहीं है, इसका इलाज तो आलम आकर करेगा, वो बताएगा तुझे मेरा पैर जला है या नहीं। वो गुस्से से पैर पटकती वहां से अंदर चली गई थी, जबकि दानेन को इसकी बात की परेशानी होने लगी थी कि शायद सच में इनका पैर सादा जल गया था, लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। दानेन बेटा, सारा काम खत्म हो गया है, अब जाओ तुम भी कमर सीधी कर लो। सुबह से एक लम्हा भी आराम से नहीं बैठी हो तुम। रेसिया इस मासूम पर तरस खाते हुए बोली थी, परेशान मत हो, इन्हें तो ड्रामे करने की आदत है। ये माँ बेटी बस एक इंसान से जिद लगा ले तो इसे कब्र में जाने तक माफ नहीं करती। पता नहीं अनम बेटिया किस पर चली गई है, तो इनकी औलाद लगती ही नहीं, बिल्कुल अलग तबीयत है इसकी। वो अनम का जिक्र करते हुए बोली तो इसे वो प्यारी सी लड़की याद आई थी। यहाँ आने के बाद वो पहली लड़की थी जिसने घर में इसे अच्छे से बात की थी, लेकिन आज इसे पता चला था कि वो यहाँ पर नहीं रहती, बल्कि वो अपने हॉस्टल में रहती है और सिर्फ एतवार को ही यहाँ पर आती है। अनम के बारे में बात करते हुए इसे भी अच्छा लगा था। जब रज़िया ने इसे बताया कि बचपन में जब इसका नाम अनम रखा गया था तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लोगों ने बीमारी इसके नाम पर डाल दी थी, इसके नाम की वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है, और ये लोग इस बात को मानने वाले थे, तो उन्होंने इसका नाम
बदल कर नाम रख दिया था। ये बात अलग थी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इसका दूसरा नाम चलता रहा था। क्योंकि जब इसका नाम बदल गया वो 4 साल की हो चुकी थी और बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल के दाखिला फॉर्म पर इसका नाम असल ही था। आलम इस बात को मानता नहीं था, इसलिए नाम बदलने न दिया। इसलिए इसके स्कूल, कॉलेज या यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की लड़कियां भी इसे इसके असल नाम से ही जानती थी और इस बात से वो खुद भी बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी कि इसके 2 नाम हैं। रज़िया ने बताते हुए हँस रही थी और यहाँ आने के बाद ये पहली बात थी जो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। लेकिन इसे हरगिज़ पता नहीं था कि इसकी मुस्कुराहट किसी के दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। सनम ने आकर इसे बहुत सारी बातें सुनाई थी, यहाँ तक कि रज़िया से भी कह दिया था कि लगता है तुम्हें रोहान की मौत की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसीलिए तो इसकी कातला के साथ मिलकर हँसी कर रही हो। इसके बाद रज़िया नाना करती रही और सनम के मुँह में जो भी आया वो बोलती चली गई। इसने तो इतना भी सोचा कि सामने खड़ी औरत इसकी कितनी खिदमत की है और अब कहीं जाकर इसे आराम करने का मौका मिला तो चाची का पैर जल गया। वो यही सोचती कमरे में आई तो अब पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला था। बीबी पैर तो आपका था काफ़ी जल गया है, डॉक्टर इन्हें दवाई लगाते हुए बता रहा था, जबकि चाची अपने चेहरे पर दुपट्टा रखे रोए जा रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद वो इनकी हैरियत मालूम करने के लिए कमरे में आया तो चाची ने इसे और ही कहानी सुना रही थी। इनका ये कहना था कि दाने ने जानबूझकर इनके पैरों पर गर्म पानी गिराकर इनके पैर जलाया है। आलम यकीन तो नहीं करना चाहता था, लेकिन चाची का पैर बहुत ज़्यादा जला हुआ था। आपको कैसे यकीन आएगा? आलम, वो लड़की जितनी मासूम दिखती है इतनी है नहीं। हर इंसान के सामने इसने अलग चेहरा लगा कर रखा। इसने मुझ पर इतने बेबुनियादी सवालात उठाए, इसने गंदी बातें की मेरे और अनम के बारे में, लेकिन आपको यकीन नहीं आया। दादा जान के सामने इसने इतनी ज़्यादा बदतमीजी की, लेकिन आपको यकीन नहीं आया। अब अम्मी का पैर जला दिया, आपने कौन सा यकीन करना है? सच तो यह है कि इसकी खूबसूरती ने आप पर असर कर दिया है। आपको अपने ही घर वाले दिखाई नहीं देते और न ही आपको इसकी बात से फ़र्क पड़ रहा है कि वो लड़की रोहान की कातिल है। सनम तेजी से कहती आवाज़ बुलंद कर गई थी, ज़बान को लगाम दो सनम, तुम्हारा अंदाज मुझे हरगिज़ पसंद नहीं और तुम्हें बहुत बार कह चुका हूँ कि मेरे नाम के साथ भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करो। तुम्हारी ये बेअदबी भी मैं आइंदा बर्दाश्त नहीं करूँगा। जहाँ तक सवाल है इस लड़की का, अगर तो इसने ये किया है तो इसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसने मुलाज़िमा को इशारा किया कि दानिश को कमरे से बुलाकर लाए और खुद घर की पिछली जानिब चला गया था।